तो मैं देख रहा हूँ अनुपम जी भी आ गए हैं, मीरा जी भी हैं, आ चुकी हैं, और कुछ लोग और आएंगे। तो जब तक लोग आते हैं तब तक मेरे ख्याल से प्रोग्राम में स्टार्ट कर देना चाहिए टाइमली, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को यूट्यूब चैनल पे भी बुला रखा है। तो धीरे धीरे यूट्यूब जो चैनल है उस पे भी लोग जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट अभी लगभग 3,500-4,000 लोग हैं हमारे चैनल पे। बट मेरी धीरे धीरे चरैवेती वाली बात होती है ना, कि वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग जुड़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे वो नंबर बढ़ता जाएगा ना यूट्यूब पे, तो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आके एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। ये और बात जो भारत के लोग तो जुड़े हुए हैं, उसमें इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के भी लोग हैं अच्छे खासे जुड़े हुए हैं। एक और वैष्णी बीना जी से पूछ, बीना जी आप अपने कार्यक्रमों को यूट्यूब से जोड़ती हैं? नहीं, अभी हमने यूट्यूब से नहीं जोड़ा, लेकिन जो ये वैश्विक हिंदी कार्यक्रम है ये तो हमेशा यूट्यूब से जुड़ा रहता है, यूट्यूब और नहीं फेसबुक। नहीं, उसी की बात कर रहे हैं। ये इसको छोड़ दिए, कोई बात नहीं, हाँ लेकिन उससे जुड़ा रहता है ना। हाँ, वो जुड़ा रहता है। बस ठीक, फेसबुक राइट, यूट्यूब दोनों से जुड़ा रहता है शायद ना। जी जी जी। हाँ राइट। तो अभी तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो और जो चूंकि मैं हम लोग का एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी बोलते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स, जिसमें पूरे विश्व के लगभग 110 एसोसिएशंस हैं। ओहो। तो मैं उसका बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ और एक्टिव रहा हूँ। तो जो धुरंधर लोग हैं उन सब से सीखने का अच्छा मौका मिलता है। तो उस पर चर्चा करेंगे कभी आराम से बीना जी। जी लेकिन जी, अवश्य जी। लेकिन आज की का जो 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 विषय है वो है वासनी जी को याद करते हुए। मल्होत्रा जी ने मुझे शनिवार को उस जब जब इंफॉर्मेशन दिया, मेल आया, तो मुझे झटका लगा, क्योंकि नए साल की शुरुआत जो है 1 जनवरी तो बहुत अच्छा था, बट 2 जनवरी एक दुखद अरे समाचार लेके आया। लेकिन फिर एक सांत्वना ये मिला कि हमारा जो हिंदी संस्कृति है या वैदिक संस्कृति है या सनातन धर्म है, उसमें तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एक शरीर में से निकलते हैं और दूसरे में चले जाते हैं। तो एक नई शुरुआत की होगी परहैप्स वाशनी जी ने। एक नई जर्नी जहां जाएंगी, अच्छी आत्मा थी तो पॉजिटिव ही रहेंगी। पॉजिटिव आत्मा जो है वो जहां कहीं भी जाती है तो वो अपने साथ अपनी बहुत सारे पॉजिटिविज्म लेके जाती हैं, और कुछ छोड़ जो दिया है उन्होंने, उसको मैं याद करते हुए वासनी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। और आप सभी का स्वागत करता हूँ इस संगोष्ठी में, वेबिनार में, जो कि वासनी जी के याद में रखा गया है। और लकीली हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान से बीना जी, हिंदी के पुराने जानकार और एक्स डायरेक्टर विजय मल्होत्रा जी, प्रोफेसर मीरा सरीन जी भी हैं, अनुपम श्रीवास्तव जी भी हैं, एंड और भी वीना जी के सुपुत्र हैं विक्रम जी, वो आएंगे, प्रोफेसर के गोस्वामी, वी जगन्नाथन जी, अनिल जोशी जी, सुरेंद्र गंभीर जी, अश्विनी जी, ओम सप्रा जी, और नीरजा गोरकुंडा जी, और अंत में स्नेह ठाकुर जी। ये सारे लोग आज हमारे साथ जुड़ेंगे और वासनी जी को याद करते हुए उनके जो कार्य हैं उस पर चर्चा करेंगे, और कैसे हिंदी को वासनी जी ने आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है उस पर भी चर्चा होगी। तो मैं आपको वासनी जी की एक छोटी सी याद शेयर करना चाहता हूं। जब मैं उनसे 2009 में मिला, जिस समय हमारा एक पहला, एक तरह से समझिए, प्रयास था बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जिस पे हम लोगों ने एक स्पेशल वर्कशॉप भी कराया था कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले, स्पेनिश एम्बेसी के कोलैबोरेशन से। और इन्फोटर्म एंड टर्मनेट ऑस्ट्रिया से भी लोग आए थे, LICS जो सर्टिफाइंग बॉडी है, EN 1503, वो भी आई हुई थी। मैं भी था उसमें। जी जी, इन सब के सहयोग से हम लोगों ने एक वर्कशॉप कराया था जिसमें प्रोफेसर रॉजर बेल लंदन से आए हुए थे, जिन्होंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो ट्रांसलेटर्स का होता है, प्रोफेशनलाइजेशन कैसे होता है, इस पे वर्कशॉप कराया था। प्लस टर्मिनोलॉजी मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, ट्रांसलेशन में जो मशीन टूल्स का कैसे यूज होता है, उसमें
मल्होत्रा जी साथ में थे और वाशनी जी भी थी, और जो एज ग्रुप इनका है वो एज ग्रुप और जो पार्टिसिपेंट्स लोग थे उस एज ग्रुप में जमीन आसमान का फर्क था। इनफैक्ट एवरेज एज ग्रुप समझिए 20 से 25 के होंगे और ये 60 प्लस वाले लोग वहां मौजूद थे। तो आप इमेजिन कीजिए कितना यंग माइंड होगा वाशनी जी का कि एक बैरियर को तोड़ते हुए वो खुद आती हैं, उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करती हैं, सीखती हैं, अपने विचार देती हैं। मल्होत्रा जी भी थे उसमें और बाद में ओम विकास जी भी आए थे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी जिंदगी में, जिनसे मैं भी सीखा, मैं भी सीखता हूं कि कोई कभी एज बैरियर नहीं होता, पुराना नहीं होता। अगर आपको सीखना है तो आप किसी भी एज में आके सीख सकते हैं। उसमें उसी कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो फौजी थे, 85 साल के थे, वो भी आए हुए थे। आरपी भटनागर जो प्रोफेसर हैं, जो राजस्थान में है, वो भी थे। तो एक अच्छा माहौल बन गया था हम लोगों के लिए सीखने का, बातचीत करने का। फिर बाद में उन्होंने एक पेपर भी प्रेजेंट किया जो बहुत ही डायनेमिक पेपर था, और जिसपे उन्होंने कल्चर को ट्रांसक्रिएशन के साथ जोड़ के एग्जाम्पल दिया लाइव, जो बच्चों के साथ उनके अपने जो पोता पोती है उनके बारे में उनको ऑब्जर्व करके उन्होंने बताया कि कैसे कार्टून में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको देख के बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रेजेंटेशन जिंदगी में बिना टेक्स्ट को लाए हुए कैसे हमारे जिंदगी में ये टीवी सीरियल्स बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर उन्होंने बहुत ही एक मजेदार और ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन दिया था, जो अभी तक मुझे याद है। और इनफैक्ट हमारा जो चैनल है मॉडलिंगुआ का, उस पर मैंने अपलोड भी किया है उस वीडियो को। तो जिस किसी को भी जरूरत पड़े, अगर इच्छा हो तो आप जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाशनी जी का नाम लिखिएगा तो आ जाएगा। तो वाशनी जी को मैं श्रद्धांजलि फिर से देते हुए मैं सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा कि जितनी बार भी मैं उनसे मिला, उनको हमेशा हंसते हुए देखा, खुश देखा, और उनको देख के जो अंदर में थोड़ा बहुत टेंशन होता है वो खत्म हो जाया करता था। तो वो ऐसी एक महिला थी जो हमारे पटल पे, हमारे जिंदगी में उनका योगदान रहा है और आगे भी वो हमारी स्मृति में याद रहेंगी। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए अब आगे मैं विजय मल्होत्रा जी से, डॉक्टर विजय मल्होत्रा जी से बोलूंगा कि कृपया उनके बारे में डिटेल में बताएं, उनको श्रद्धांजलि दें। फिर बाद में बीना शर्मा जी आएंगी, एंड उसके बाद में अनुपम जी भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं, और प्रोफेसर के गोस्वामी साहब भी आ गए हैं। तो इन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समय जो है ज्यादा मत लीजिएगा, 5 से 7 मिनट का समय रहेगा, और क्योंकि और भी लोग आते जाएंगे तो अगर हम ज्यादा लेंगे तो फिर लंबा खिंच जाएगा। तो ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है, 1 से 1.5 घंटे में हमने कंप्लीट भी करना है इस वेबिनार को। तो विजय मल्होत्रा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस ई संगोष्ठी में वाशनी जी को याद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रवि। वाशनी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप ही मैं समझता हूं कि बहुत शोकाकुल रूप में श्रद्धांजलि देने के बजाय, क्योंकि मेरे मन में उनका जो एक चारित्रिक वैशिष्ट्य है वो एक शब्द में है, बालोचित उत्साह। और ये डे 1 से मैंने उनको उसी तरह उल्लसित होते देखा है। मुझे याद आ रहा है वो समय जब मैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में था, मेरी पोस्टिंग थी, और वहां केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें डॉक्टर जगन्नाथन, वाशनी जी के पति शास्त्री जी और वाशनी जी, इन तीनों थे। आपको पता ही होगा कि संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था प्रयोजन मूलक हिंदी को स्थापित करना। और इस मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वाशनी जी ने हमें सजेस्ट किया, और हमने कई कार्यक्रम सिकंदराबाद में चलाए, खासतौर पर विजयवाड़ा डिवीजन जो शुद्ध हिंदी भाषी प्रदेश था, वहां पर सबसे पहले जो मुझे याद आ रहा है कि एक अनाउंसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, विक्रांत मुझे बता रहे थे उनके सुपुत्र की वो जब भी जाती थी स्टेशन पर रिकॉर्डिंग करती थी, अनाउंसमेंट्स रिकॉर्ड करती थी, तो उन्होंने उसका प्रोग्राम बनाया। फिर टीटीज ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो टीटीज आपस में बात करते हैं, उसका प्रोग्राम बनाया। पेंटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया, यानी कि सच्चे अर्थों में जो प्रयोजक मूलक हिंदी के जो आरंभिक पाठ्यक्रम है वो वाशनी जी के माध्यम से उसकी शुरुआत हुई। और थोड़ा सा हम आगे चलें तो वाशनी जी, क्योंकि हमारा तो संबंध थोड़ा सा उनसे एक दूसरे रूप में भी रहा, कि एडुटेनमेंट की जो एक परिकल्पना मेरे मन में आई, उसमें मूल आधार वाशनी जी थे।
आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि वशनी जी बहुत अच्छी गायिका थी। गीता दत्त के साथ उन्होंने मंच पर भी गाया था। और जब मैंने एडुटेनमेंट की बात उनसे की तो एक प्रसंग मैं सुनाऊं, उसी से पता चलता है कि उनकी न केवल रुचि थी बल्कि उसका गहरा ज्ञान भी कितना था। कैंडी एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है श्रीलंका का। वहां पर मैं एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था हिंदी शिक्षकों का, और मेरा था कि हम हिंदी गानों के माध्यम से, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि गानों को हमने केवल मनोरंजन तक सीमित कर दिया है, इसको एजुकेशन तक ले जाना है। तो एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट की परिकल्पना थी हमारी। तो वहां एक गाना मुझे याद आ रहा है जो मैं सिखा रहा था। आप, क्योंकि तू, तुम और आप आज भी आज्ञार्थक प्रयोग हिंदी के ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा लोगों को प्रयत्न करना पड़ता है। तो मैंने एक गाना जो कल, आज और कल का गाना था, आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आप में तो काम भी बताइए, पहले आप मुस्कुराइए। वहां एकदम एक अध्यापक मुझसे प्रश्न किया, उसने कहा ये तो ठीक है लेकिन जाइएगा का क्या मतलब है। मैं चौंका और मैंने तुरंत वशनी जी को वहीं से क्लास से ही फोन लगाया। मैं, वशनी कोई गाना बताओ इसका क्या है। तुरंत उन्होंने कहा, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। मुझे ऐसा लगा, और फिर मैं उसका व्याकरणिक स्वरूप समझाने लगा कि इस अभी बिहार में आप चले जाइए, आप खाना खाकर नहीं जाइएगा। अब इसको आप भूत इस तरह से भविष्यत कालक के रूप में नहीं, इंपरेटिव के रूप में नहीं समझा सकते। उसमें इसरार है, प्यार है, सम्मान है, इनका मिला जुला भाव है। तो ये चीजें वशनी जी हमारी बहुत मदद किया करती थी हमारी। जब मॉरिशस का विश्व हिंदी सम्मेलन होने लगा तो उस समय जिस तरह से अमेरिका में टॉफल परीक्षा है, हिंदी में अशोक चक्रधर के निर्देशन में हम लोगों ने एक निकष की परिकल्पना की। उसमें फिर वशनी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। अमेरिका से प्रोफेसर गंभीर थे, जगन्नाथन जी, लेकिन हम सब लोग तो साथ हमेशा ही होते थे। तो उसमें हम लोगों ने इसकी परिकल्पना की। लेकिन धीरे धीरे वशनी जी को लगा कि यह काफी नहीं है, हम लोग एक मंच बनाए और उन्होंने हिंदी शिक्षक बंधु नाम से मंच बनाया। आज लगभग 800 से अधिक हिंदी शिक्षक विश्व भर के इस मंच से जुड़े थे। हमारा प्रयास होता है कि कोई भी नया काम हम लोग करें तो इसके माध्यम से हम आगे बढ़ाएं। एक और चीज जो बड़ी दिलचस्प है वशनी जी के साथ, वो बिल्कुल निस्वार्थ, निष्काम, कभी पुरस्कार की याचना नहीं की, वो प्रलोभन उनके मन में नहीं रहा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि जितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, वशनी जी अधिकांश सम्मेलनों में अपने खर्च से ही गई हैं। केवल एक सम्मेलन है मॉरिशस का, अशोक चक्रधर के आग्रह से कि नहीं हम आपको न्योता देंगे, आप सरकार की तरफ से चलिए, तब जाकर वो उसमें गई हैं। एक और बात जो जुड़ती है उनसे, और ये आज अजीब बात है कि उम्र के उस दौर में आई ये बात जब लोग अपने को शिथिल छोड़ देते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना है। ABCD नाम से, मीना जी को पता ही होगा, वहां पर एक कार्यक्रम होता था। डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर्स, उन लोगों ने अपनी संस्था बनाई थी और अंग्रेजी के माध्यम से सब करते थे। लेकिन जो विविधता थी उनके कार्यक्रमों में वो अजीब थी। जैसे एक चीज से मुझे बहुत प्रभावित किया, वैसे मैंने विक्रांत से कहा है कि उसके सब चित्र हमको दें। एक चित्र था जैसे बाइक पर बैठ के, जो बुलेट उसमें बैठ के लोग एक रेस लगा रहे हैं, वशनी जी उसमें भी उन्होंने भी भाग लिया। और वो चित्र हमें एक बार आ जाए तो मैं समझता है कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक जो अभी रवि ने जिसका संकेत किया, इसको गंभीरता से हम लें, भाषिक संस्कृति उनका बहुत प्रिय विषय था। मुझे याद है ट्रिनिडाड में हमारी सुनीता पाहूजा जी पहुंच गई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा वशनी जी का हम उनसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि हाथ पीले करना, इतने शब्द हमारे यहाँ रंगों से जुड़े हुए हैं, कलर से जुड़े हुए हैं, खाने भी, वो सारी चीजों को हम एक शिक्षण सामग्री के रूप में कैसे लाएं। तो उन्होंने ट्रिनिडाड के हिंदी शिक्षकों को, और उस जमाने में बहुत साल हो गए, उस समय उन्होंने इस पर एक कार्यक्रम किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, और मैं समझता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग भी शायद हमको मिल जाए तो उसका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। एक चीज जो कार्टून की बात अनायास ही हमारे मित्र रवि ने कही, तो मैं उसमें एक बात इसलिए कहना चाहूंगा। असल में क्या है कि वशनी जी, दो चीजें थी उनकी। एक बहुत बड़ी लिंग्विस्ट थी, उनको तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू का बहुत अच्छा ज्ञान था।
और ये भी संयोग था कि उनके पति शास्त्री जी का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कभी नहीं मिलेगा, उर्दू और संस्कृत दोनों के विद्वान थे। तो वशनी जी ने उन दोनों में ही एक तरह से महारत हासिल की, और फिर एक जो नया काम किया उस पर मैं बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। कार्टून फिल्में जो होती थी, क्योंकि वो अपनी पोती जो गौरा है, गौरांगी, उसको निरंतर पढ़ाती नहीं थी, रोल मॉडल करके गौरा इनको पढ़ाती थी, और मुझे याद है वीडियो मुझे बना के भेजा करती थी। मैंने देखा कि जो संवाद था दादी और पोती का, उसको जिस तरह से उन्होंने रेखांकित किया और शिक्षण का एक नया स्वरूप सामने लाए, वो मैं देख के हतप्रभ होता था। तो उसमें उन्होंने एक और चीज, जैसे डबिंग होती है जिन फिल्मों में, बहुत कम लोगों को पता है कि जो डबिंग किन भाषाओं में होती है, हमने इस पर विचार नहीं किया। आज आप टेलीविजन खोलें तो तेलुगु की फिल्में ज्यादा हमको दिखाई देंगी डब होकर जो आती है, और अच्छा उसमें एक भाषा के संस्कार भी बहुत अच्छा हो रहा है एक तरह से। तो मैं समझता हूँ कि वशनी जी का जो एक ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें सब कुछ समेट लेते हैं, स्वयं विद्वत्ता उनकी है, उनकी सरलता है, उनकी सहजता है, और साथ में सबसे बड़ी चीज एक शब्द में कह के बस समाप्त करता हूँ कि उनका जो बालोचित उत्साह है। मैं तो कहता हूँ आज भी ऊपर परलोक में मुझे एक कार्ड मुझे मिला, उनकी बहू रानी है दीपा ने मुझे भेजा कि अंकल आपको एक कार्ड दिया है, मम्मी बोल रही थी कि अंकल को भेज देना। उसमें केवल थैंक्स करके लिखा है कि जैसे ऊपर जाके वो सबको कह रहे हैं कि थैंक्स। मैं फिर उनकी पुण्य स्मृति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा सर, आपने जिस तरीके से वासनी जी के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में, उनके काम के बारे में बताए, इससे तो जो हमारा तो जो इम्प्रेशन था उनके बारे में, वो तो पहले जो था उससे और ज़्यादा बेटर हो गया, बिकॉज जो लगाव और जो बचपना, जो सीखने की चाह, बच्चे से सीखना, शेयर करना, हिंदी के लिए अपने पैसे से खर्च करके विदेशों में जाना, तो ये सारे चीज जो हैं ये बहुत सीखने वाली चीजें हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। उनकी मजबूरियां भी होती हैं, बट कुछ लोग नहीं समझ पाते इस चीज को कि हमें अपने अंदर अगर अपनी मातृभाषा, अपने राष्ट्र, अपने कल्चर, अपने समाज से अगर प्रेम नहीं होगा, उसके लिए हम अगर प्राउड फील नहीं करेंगे और उसको हम नहीं पुश करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम हर चीज सरकार से एक्सपेक्ट करें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। सरकार ही हम ही बनाते हैं ना, और हम ही सरकार है इनफैक्ट। तो अब जो काम सरकार के पास बहुत सारे प्रायोरिटीज हैं उनको करने दीजिए, बट जो हम खुद कर सकते हैं वो तो हमको करना चाहिए। तो इस मामले में वासनी जी को मैंने देखा कि बहुत ही पॉजिटिव हुआ करती थी, और वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होती थी दूसरों पर, और ये चीज जो है बहुत ही अच्छा चीज है जो हमें उनसे सीखना चाहिए। तो मैं आज की चर्चा को बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर बीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो भी वासनी जी के बारे में कुछ शेयर करें और हमें कुछ ज्ञान दें। तो वासनी जी की जो छवि है और जो उनकी यादें हैं वो हमारे पोर्टल पे भी आ जाएंगी, और लकीली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको और लाइव है यूट्यूब पे, तो बाद में जो दूसरे मित्र लोग हैं वो भी देख पाएंगे, हम शेयर कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये एक हमारे तरफ से एक छोटी सी भेंट होगी वासनी जी को और उनके मित्रों को, उनके फैमिली के लोगों को। वीना जी प्लीज। मित्रों, आज जिस अन्य सारे आयोजन मन को बहुत हर्षित करते हैं, लेकिन आज की संगोष्ठी जो मोदलिंगा वैचारिक मंच और केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा आयोजित है, इस संगोष्ठी में प्रतिभाग करते मन भरा भरा सा है। वाणी अवरुद्ध हो रही है। हमारी प्रिय मित्र सौम्य, शालीन और हिंदी के प्रति समर्पित निष्ठावान विदुषी वशनी जी की भौतिक उपस्थिति आज भले ही हम लोगों के मध्य नहीं है, उनकी अनुपस्थिति हमें बहुत खल रही है, लेकिन वे हमारे दिलो दिमाग में गहरे बैठी हुई हैं। हम सब जानते बूझते, गीता को बाँचते कि जातस्य ही मृत्युधम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्थे न त्वं शौचम अर्हसि, और याद करते निर्भय स्वागत करो मृत्यु का,
मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से चलता है फिर धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर धारण करता है नूतन काया रूपी वस्त्र बहाकर। हम इन सब बातों को कहते सुनते अपने को धीरज बंधाए हुए हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि अध्यापन और लेखन से जुड़ी वशनी जी इस साहित्यिक सांस्कृतिक मंडली में सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं उपस्थित अवश्य होंगी। उन्हें मित्रों से मिलना बहुत सुखद लगता था। उनसे जब भी बात होती, लंबी बात होती थी, तकनीकी पहलुओं की मास्टर वशनी जी ने हिंदी शिक्षक बंधु नाम से एक वेब पेज का गठन किया। सच में सब उनके बंधु ही थे। बेहद स्मार्ट, उम्र का कोई बंधन नहीं मानती थी। साथ ही बहुत सारे मित्रों को जोड़ने में एक सेतु का कार्य उन्होंने किया। मैं कहूं तो उन्हें अजात शत्रु कहा जा सकता है। किसी से उनका मत वैभिन्न रहा भी हो तो उसे वे परे सरका देती थी और कहती थी चलो छोड़ो वीना, आगे बढ़ते हैं। असमी ब्लॉग उनका खूब सराहा गया, खूब पसंद किया गया। अहिल्या कविता ने बहुत लोगों को प्रभावित किया। अक्सर जब हम चर्चा करते थे तो मैं कहती थी, वशनी जी आप किस तरह से पौराणिक पात्र को सामयिक परिस्थिति में उतारती हैं। कहती थी वहां जहां अहिल्या की बात हम करते हैं वहां अहिल्या थी तो उनकी मुक्ति के लिए राम आए थे, लेकिन आज की अहिल्या के लिए कोई राम उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो स्वयं पर विश्वास करते हैं वे निश्चित ही सफल होते हैं। है अंधेरा रात का दीपक जलाना कब मना है। उनके आलेख, उनकी टिप्पणी, उनकी कविताएं, उनके कार्य करने के तरीके कुछ भी नहीं बुलाया जा सकता। वह पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को अपना मानती थी। हम अक्सर उनके विषय में कहते थे, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम को यदि किसी ने साकार किया तो वशनी जी उसकी प्रतिमूर्ति थी। मेरी पुत्र वधु अक्सर कहती है कि आपकी वशनी जी जैसी मित्र है मम्मी, आपको तो कभी कहना नहीं चाहिए कि मेरे पैरों में दर्द है, मैं बीमार हूं। देखिए वो कितने उत्साह के साथ इतने देशों में जाती हैं और आपको हमेशा प्रेरित करती रहती है। उनके साथ की स्मृतियां, उनका प्रोत्साहन, उनकी चरैवती की नीति सब आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। कहाँ भुलाई जा सकती हैं वे। कितनी योजनाओं की परिकल्पनाओं का सूत्रपात उन्होंने किया और उन्हें अंतिम रूप तक, अंतिम मंजिल तक भी पहुंचाया। उसे वह समाप्ति तक भी पहुंचाती थी। विदेशियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम में वह हमारी सहभागी थी। बस अब तो उनकी स्मृतियां शेष हैं, उनका पाथेय हम सभी के साथ है। हम सभी उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम अंत में यही कह सकते हैं, वह हम सबकी जैसी प्रिय मित्र थी। वह दार्शनिक बातें भी करती थी। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा था, मैं क्या हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। तो जो व्यक्ति इस दृष्टि से सोच सकता हो, अपने पूरे जीवन को एक उदाहरण बनाकर जिन्होंने दूसरों के सामने प्रस्तुत किया, ऐसी वशनी जी हमेशा हमारे हृदय में रहेंगी। एक बार फिर उन्हें सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी, आपने जो अहिल्या के बारे में बताया और जो वशनी जी के विचार अहिल्या के उस पीड़ा से जैसे जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत ही भावभीनी, एक तरह से समझिए पॉइंट है जिसको कि हमारे समाज में इसकी बहुत जरूरत है। अभी बहुत सारी अहिल्याएं हैं और उसको बहुत सारे ऐसे राम की जरूरत है और राम मिल नहीं रहे। तो ये एक जो कॉन्ट्रास्ट और जो कंपैरिजन जो आपने वासनी जी के थॉट के साथ किया है, ये बहुत ही प्रसंग दायक है और मुझे लगता है कि इस पे हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इनफैक्ट विचारक मंच में हम लोगों ने इस तरह के कार्य स्टार्ट भी किए हैं ताकि पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन है समाज में बिना क्रिटिसिज्म को दिए हुए वो हम कर पाए। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम निगेटिव में रहें और गाली दे दूसरे को और कुछ नहीं करें। एक कदम तो उठाने की जरूरत होती है ना, तो वो कदम उठाने का जो क्रम है जो वासनी जी से हमने सीखा और बहुत सारे कुछ समाज में ऐसे लोग हैं
जो हमें प्रेरित करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रसंग में भी अहिल्या का जो प्रसंग विजय मल्होत्रा जी ने कुछ लिखा है। विजय जी कुछ कहना चाहेंगे क्या अहिल्या के संबंध में? आप कुछ पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। रवि जी, मैं अनिल जोशी बोल रहा हूँ। कुछ समय के लिए मैं जुड़ पाया हूँ यहाँ से, देहरादून से। जी 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 जी, जब संभव हो तो आप मुझे कहें तो मैं अपनी बात हाँ उनको अनिल जी, मैं जरा एक बार मल्होत्रा जी से उनका एक इंटरवेंशन ले लूं, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। नहीं, मैंने केवल उनकी कविता पेश की है, सब आराम से पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ आगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम आगे बढ़ाएं हम। चलिए, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनिल जी थोड़े से मुश्किल में हैं, क्योंकि वो किसी ट्रैवल में हैं और देहरादून में ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको ही अभी आगे बुलाना चाहूंगा। जोशी जी, अगर आप हैं तो प्लीज आ जाएं। आपका इंतजार है हमें। अब आगे आगे जोशी जी अपने विचार देंगे वशनी जी के बारे में। हमारे पास 5 से 7 मिनट है। जोशी जी, कृपया जी जी, आप अपने विचार दे सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद रवि जी। समय देने के लिए और साथ ही समायोजित पे अपने ऐसी एक हिंदी के एक ऐसे समर्पित व्यक्तित्व को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं, जिसका जीवन ही जो भाषा में, हमारी भाषा में जो स्नेह है, जो ममता है, जो समर्पण है, उसका प्रतीक था। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने जो देश भर में अपनी छवि बनाई है, पहचान बनाई है, तो संस्थान की या किसी भी संस्थान की पहचान कोई बिल्डिंग से नहीं बनती है, बल्कि ऐसे लोगों से बनती है जो कि पायनियर काम करें, ऐसा काम करें जो मार्ग प्रशस्त करने वाला काम हो, और उसका जो समर्पण और लगन जो है वो औरों के लिए प्रेरक हो। तो चाहे अब भी इस कार्यक्रम में भी शायद जगन्नाथन जी जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुमार गोस्वामी जी हैं, सूरज भान जी थे, तो उस तरह के लोग थे जिन्होंने पूरे देश में संस्थान की जो छवि स्थापित करने में योगदान किया। तो जब मैं उन लोगों को याद करता हूं तो उसमें वाशिनी जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके माने प्राय ये होता है कि एक रोजगार है, रोजगार की तरह जो लेते हैं, तो रिटायर हुए और उसके बाद जो है अपने जीवन के बाकी क्रियाकलापों में लग जाते हैं। परंतु मैंने देखा कि रिटायरमेंट के बाद वाशिनी जी कहाँ नहीं थी। उन्होंने एक हिंदी शिक्षक मंच बनाया और हिंदी शिक्षक मंच बनाकर इतने व्यापक फलक पर हजारों शिक्षकों को जोड़ा, और हिंदी शिक्षण तो जैसे मतलब उनकी सांस सांस में था। तो बहुत ही मतलब प्रेरक उनका रिटायरमेंट के बाद का भी जीवन रहा। मेरी आखिरी जो बात हुई उनसे, वो उन्होंने उसमें निकष को लेकर और जो बाकी परियोजनाएं हैं उनको लेकर उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए और संस्थान इसमें जो भी संभव है वो सहयोग करे, जिसका हमने उनको आश्वासन भी दिया था। और बहुत ही उससे जुड़े हुए दस्तावेज भी भेजे और काफी लंबी चौड़ी चर्चा हुई हम लोगों की। तो आयु के अंतिम काल तक कहना चाहिए कि अंतिम समय तक उन्होंने हिंदी को कैसे देश में, विदेश में ये करने में उनकी प्रतिभा, समय और ऊर्जा का योगदान हो सकता है, ये हमको दिखाया। और इतनी विनम्रता कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये इतनी विदुषी हैं, इन्होंने इतने बड़े काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जीवन में बहुत कुछ सीखने को है हम लोगों के लिए वाशिनी जी से। और साथ ही संस्थान को अगर आगे बढ़ना है तो ऐसे ही शिक्षक, ऐसे ही प्रोफेसर, ऐसे ही समर्पित हिंदी सेवी हमको चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर जो हम चाहते हैं कि हमारी भाषा जहाँ पर पहुंचे, जिस स्तर पर हम अपनी नई पीढ़ी को जोड़ सके और करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके, तो वो बात जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें निश्चित रूप से वाशिनी जी से प्रेरणा लेनी होगी, जिन्होंने अंतिम सांस तक अपनी भाषा की और समाज की सेवा की। मैं उनके
योगदान को नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने जो बात कही, जो जो कंट्रीब्यूशन जो वशनी जी का है हिंदी के प्रति, एक वाक्य मुझे याद आ रहा है। जब मेरी बातचीत हो रही थी उनसे आज से 10 साल पहले, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो मैंने ऑर्गेनाइज किया था उसमें वो वक्ता के तौर पे आई हुई थी। तो उनसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने एक बात कही मुझे कि हिंदी को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो सिर्फ हिंदी बोल के हम नहीं बढ़ा सकते। हिंदी को जब तक हम इंटरनेशनलाइज नहीं करेंगे, हिंदी को जब तक विदेशी भाषाओं से नहीं जोड़ेंगे, दूसरे कल्चर के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं कराएंगे, तब तक हिंदी जो है वो एक कूप मंडू के तरह काम करेगी। और हम आपस में खूब खुश होंगे कि हमने हिंदी किताबें लिख दी, हमने कविताएं लिख दी, लेकिन अगर हम उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं तो बाहरी दुनिया के साथ हिंदी का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये मुझे एक पॉइंट है जो मुझे बार बार याद आता है। और इनफैक्ट उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैंने भी हिंदी के लिए कुछ करना है। और तब से इनफैक्ट धीरे धीरे मेरी कोशिश रहती है कि मैं हिंदी को कभी स्पेनिश से जोड़ूं, कभी फ्रेंच से जोड़ूं, जापानी से जोड़ूं, चीनी भाषा से जोड़ूं। और लकीली कुछ अच्छे लोग मिले भी हैं जो चीन के हैं वो हिंदी बोलते हैं, जो जापान के हैं वो हिंदी बोलते हैं, हंगरी के लोग हैं हिंदी बोलते हैं, पोलैंड वाले लोग हिंदी बोलते हैं, रूस वाले लोग हिंदी बोलते हैं। कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इस पे एक वेबिनार खुद या कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उस चीज अनिल शर्मा जी के बातों को याद करते हुए, कि उनको धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम में निकाला और वो किस मंत्री जी के साथ आज देहरादून एरिया में है, बट स्टिल वशनी जी की याद उनको खींच के ले आई यहाँ पे। और आज की इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब अगले जो हमारे वक्ता हैं वो हैं प्रोफेसर के गोस्वामी। उससे पहले डॉक्टर विक्रम भी थे जो ट्रैवल कहीं रास्ते में हैं, अटक गए हैं, बट कुछ देर में वो ज्वाइन करेंगे जैसा कि मेरे पास मैसेज आया है। तो जब वो आते हैं, डॉक्टर विक्रम वशनी जी के सुपुत्र हैं, तो उनसे भी, उनका नाम विक्रांत है, डॉक्टर विक्रांत, सॉरी, उनके सुपुत्र हैं, वो भी आएंगे कुछ देर में। तब तक प्रोफेसर के गोस्वामी जी से सुनते हैं, बिकॉज उन्होंने भी वशनी जी के साथ अच्छा समय बिताया है, टाइम दिया है। और हिंदी के वो भी एक इक्वली इम्पोर्टेंट जानी मानी हस्ती हैं, लिंग्विस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, एंड बहुतों के गुरु हैं, इंक्लूडिंग मेरे भी एक गुरु हैं वो। तो मैं प्रोफेसर के गोस्वामी जी को बुलाना चाहूंगा। गोस्वामी सर, आर यू अराउंड? आपको मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा पहले तो। जी गोस्वामी सर। गोस्वामी सर जी के बाद जो है मैं अनुपम जी से आग्रह करूंगा कि संचालन वो करें, ताकि जो और वक्ता लोग आ रहे हैं उनके बारे में डिटेल में बता सकें, क्योंकि मैं हर कोई से पर्सनली मेरा इंटरेक्शन नहीं है और कुछ लोग आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान से ज्यादा जुड़े हुए हैं और अनुपम जी का वहाँ पे प्रेजेंस ज्यादा मजबूत रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुपम जी से कि वो प्लीज आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। बट उससे पहले मैं कृष्ण के गोस्वामी सर को बुलाना चाहूंगा। गोस्वामी सर, आपको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने एक रिक्वेस्ट किया है, तो आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लें, उसके बाद। जी अनम्यूट हुआ? जी अनम्यूट हो गया सर, आ जाए। धन्यवाद। रवि जी और बीना जी और मेरे अनिल जी और अन्य साथी, आज जब ये सूचना मिली कि वशनी जी पहले बीमार थी और फिर हम लोग सोच रहे थे, खबर मिली कि वो अब ठीक हो रही हैं और शायद उनको छुट्टी भी मिल जाए, लेकिन अचानक सूचना मिली कि वो इस दुनिया से विदा हो गई, जो है चली गई। लेकिन मुझे पुरानी बातें उनकी काफी याद आई जब हम लोग कुलीग थे, और वे बड़ी हंसमुख थी और हर बात को बड़े ही
जो बड़े आराम से, सहज भाव से, सरल भाव से, उनमें सरलता थी, सहजता थी। और वे किसी बात से, किसी से वही ईर्ष्या, द्वेष जो संस्थानों में होता है, संस्थाओं में एक दूसरे को काटने का, वो उनमें भाव नहीं था। और उनके बाद मेरे पास साथ ही उनके पति सीताराम शास्त्री, वो भी हमारे एक संस्थान में ही थे, कुलीग थे। वो भी इसी प्रकार से, दोनों ये पति पत्नी समर्पित भाव से ये जो है करते थे, और तेलुगु भाषी थे। और ये बड़ी अजायब है का तेलुगु भाषा होते, हिंदी के प्रति उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने जो है शास्त्री जी ने भी बहुत काम किया था, और उनके साथ जो मिलकर काम किया करती थी। कि उनके देहांत के बाद ये बस्मी जी ने बहुत अपने काम में अपने लगा दिया, और रिटायरमेंट के बाद तो वो बिल्कुल पूर्णतः समर्पित हो गए। और उन्होंने कई बातें, कई काम किए, कई चीजों में। पहली बात, उन्होंने हिंदी शिक्षक मंच, और ये बात है हिंदी शिक्षक मंच में जो शिक्षक होते थे, कई बार हमारी मुलाकात होती, पिछले 2 साल पहले मुलाकात हुई थी। तो 2 साल पहले मुलाकात होने पर मैंने कहा कि आप तो याद ही नहीं करती। तो कहने लगी, मैं तो आपकी हर एक्टिविटीज को याद रखती हूँ, मुझे सब मिलता है, मैं पूछती रहती हूँ, मैं आपको बिल्कुल, मेरे जो चीजें हैं मैं जानती हूँ, आप कितना काम कर रहे हैं। मुझे बड़े वो कई बार मुझे पर बहुत वो कहती थी कि आपने बहुत काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग इतना नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, मैं जो भी मुझसे होता है मैं कर लेता हूँ। अब उसके बाद उन्होंने जो कई अपने लेख भी लिखे। उनका एक लेख मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा मैंने, कि मनोभाषा विज्ञान में उन्होंने बालक की भाषा के विकास का बहुत ही तरतीब से, व्यवस्थित रूप से और बहुत ही अनुभवों से जो बहुत कम है। प्रौद्योगिकी में भी उनकी रुचि थी। आप देखिएगा, प्रौद्योगिकी के लिए हिंदी में बहुत कम लोग हैं जो प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि रखते हैं, और उनकी बहुत वो हर चीज में रहती थी और आगे अग्रसर रहती थी। हमें कई बार होता था जब शिक्षण सामग्री तैयार करते थे, हम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भी करते थे, तो हम लोग जो है कि और डॉक्टर जगन्नाथन के साथ बैठ करके, जगन्नाथन, वशनी जी, मैं और हमारे और भी 2-4 साथी बैठ करके हम जब काम करते थे, तो बड़े ही सहज भाव से हम लोग काम किया करते थे, और बहुत अच्छा वो हमें लगते था। और अब उस दृष्टि से आप देखें कि अश्विनी जी एक तरह से संस्थान के एक जो स्तंभ थे, उन स्तंभों में वो भी एक थी, जिन्होंने बहुत काम में अपनी कर्मठता और अपने समर्पण भाव को वो लेके चलती रहती थी। अभी आपने जैसे कहा कि हमें हिंदी के प्रति बहुत काम करना है, ऐसा नहीं था। हिंदी खूब मंडूक नहीं बन रही, हिंदी अब बहुत आगे बढ़ रही है। और आप, और उसमें वशनी जी, जगन्नाथन जी और जैसे लोग हैं। अब देखिए, जगन्नाथन जी तमिल भाषी हैं और वशनी जी तेलुगु भाषी थी। मैं जो है, मैं बल्कि पंजाब के, धुर पंजाब के आदमी हूँ, क्योंकि वहां पर है। जितने जो हम हिंदी तर भाषी हैं, जितना हम लोग काम कर रहे हैं, उसे क्षमा कीजिए कि हिंदी भाषी उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना ही लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो है वो खूब, और उसका इंटरनेशनलाइज हो रहा है, और काफी इंटरनेशनल। मैं तो कई देशों में घूमा और हिंदी के संदर्भ में घूमा हूँ, और मुझे पता चला। तो मैं क्या था कि जो आप देखिए कि रश्मि जी उसी संदर्भ में जो काम कर रही थी, वो हिंदी के विकास के लिए, हिंदी की प्रगति के लिए, हिंदी की उन्नति के लिए, ताकि हिंदी आगे बढ़े, और ना जो हिंदीतर भाषी प्रदेश है उनमें भी वो साथ रही। और इस तरह का उन्होंने जो काम किए हैं, और वे एक बहुत ही, आप कहेंगे कि अनुसंधान में लगी रहती थी। शिक्षण सामग्री तैयार करने में हमने ये जगन्नाथन जी के साथ हम लोगों ने जब मिल करके बैठ करके, जब हम विदेशियों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे थे, उसमें उनका बहुत बड़ा योग था, और वो हमेशा साथ रहती थी, बल्कि अपने आप को समर्पित करती थी कि अगर कोई काम है तो मैं करूं। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि एक अभी उनका इतनी कोई ज्यादा आज की दृष्टि से इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन अचानक ये मृत्यु के सामने हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वे अगर और भी रहती, अभी भी वो सक्रिय
और बहुत सक्रिय थी काम करने में ही, और भागती दौड़ती रहती थी। कई बार मैंने उनसे कहता था कि आप इतना काम क्यों करती हैं, ये आप इतना बहुत भाग दौड़। कहते हैं क्या करें, जीवन में एक यही तो काम हमारा है जो हम करना चाहते हैं, हमें मिशन है, तो मिशन के रूप में वो काम करती थी। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इस मिशन के रूप में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं इन शब्दों के साथ उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, और वे एक प्रकार से आगे के लिए जो नई पीढ़ी आ रही है, तो उन नई पीढ़ी के आगे वे एक जो है उदाहरण के रूप में गोस्वामी सर, आपकी आवाज जो है ना वो अनम्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज बीच में शायद म्यूट हो गया वो, तो जरा अनम्यूट कर लें। आपका लास्ट लाइन नहीं सुन पाए हम लोग। जी जी हो गया, अब अनम्यूट हो गया। हाँ, अब अनम्यूट हो गया। हाँ, तो वो मैं क्या था कि उनकी आत्मा जो हमें चाहे ईश्वर उनकी आत्मा शांति प्रदान करे, और वे अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, और हमें एक लिए हमारे लिए वो प्रेरणा स्रोत, आज की पीढ़ी के लिए, जो नई पीढ़ी आ रही है उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बने कि वो भी हिंदी के विकास में, हिंदी के उत्थान में, हिंदी के उत्कर्ष में, हिंदी की उन्नति में, हिंदी की प्रगति में वो भी हिंदी का बने। और ये जैसे कि रवि जी आपने कहा कि इसको इंटरनेशनलाइज, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय करने में हम लोग जो है वे हम लोगों को वे एक राह देखने के लिए वो बहुत कुछ सोचा जा सकता है, उनके ऊपर देखा जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो वष्णी जी के बारे में बताया और जो उनके एक्सपीरियंस शेयर किए, खास के जो उनका जो इंटीग्रेशन था टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीकी के साथ, और जिस चाह से वो एक्टिव होती थी। मैं देख रहा हूँ जगन्नाथन जी भी आ गए हैं, और मैं अश्विनी श्रीवास्तव भी जुड़ गया हूँ आपके साथ, और अश्विनी जी भी आ गए हैं। तो अनुपम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आगे का संचालन आप जरा देखें, ताकि जो दूसरे जो वक्ता लोग आए हैं, जो जिनसे नजदीकियां आपकी ज्यादा रही हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने में ज्यादा आसानी होगी। अनुपम जी, आपके लिए जी धन्यवाद रवि सर। आज के इस स्मृति संध्या में यहाँ मेरे तमाम गुरुजन उपस्थित हैं, और हम सबको जोड़ने का माध्यम प्रोफेसर वष्णी शर्मा जी की स्मृतियां हैं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी जैसा हमने प्रोफेसर के गोस्वामी जी से सुना, इनके बाद में मैं प्रोफेसर मीरा सरीन जी, जो कि वष्णी जी के साथ में लंबे समय तक निकट सहयोगी रही हैं, और उनकी बहुत तरह की यादें, चाहे वो परिवार की यादें हों या उनके शैक्षणिक जीवन की यादें हों, वो जुड़ी हुई हैं। मैं प्रोफेसर मीरा सरीन जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे वष्णी जी के बारे में अपनी जो स्मृतियां हैं, अपनी जो श्रद्धांजलि है, उसको यहाँ प्रस्तुत करने के लिए पधारें। मीरा सरीन जी। प्रोफेसर मीरा सरीन जी, कृपया माइक अनम्यूट कर। जी, आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। नमस्कार वहां उपस्थित सभी जनों को। आज मुझे बहुत ही दिल भर आ रहा है कि जिस स्थान पर मैं रहती हूँ उससे शायद 10 मिनट का रास्ता वष्णी जी के घर का है। सौभाग्य से 1983 में मैं वष्णी जी की कुछ पारिवारिक यादों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 1983 में मैंने आगरा में प्रवेश लिया, तब मेरा विवाह नहीं हुआ था, और छात्रावास में मैं रहती थी, और पास में ही वष्णी जी का घर था। अक्सर हम लोग वष्णी जी के, हाँ आवाज आ रही है मेरी?
हाँ, तो अक्सर हम वशनी जी के घर जाते थे, तो वहाँ मैंने हमेशा देखा कि शास्त्री जी किचन में और वशनी जी पढ़ाई करती थी। तो मैंने शास्त्री जी से कहा, शास्त्री जी मैं भी आपके साथ कार्य करूँ? आप वशनी जी तो काम कर रही हैं। तो कहते थे नहीं, नहीं वशनी को पेपर लिखने दो। वशनी पेपर लिख रही है, उसको पेपर लिखने दो। तो एक प्रकार से वशनी जी के घर का जो माहौल था, वो पूर्णतः शैक्षिक था। बच्चे उस समय काफ़ी छोटे थे, वो भी पढ़ते रहते थे। वशनी जी ने हमें बताया कि मीरा, पढ़ाई का शौक शास्त्री जी को तो है ही, लेकिन हमारे जो मम्मी-पापा थे, माता-पिता थे, वो हमेशा संस्कृत में बात करते थे। मैंने वशनी जी से कहा कि आपको संस्कृत से क्यों इतना लगाव है? तो कहते थे कि हमारे माता-पिता संस्कृत में बात करते थे और इतना ही नहीं, हमारे नाना-नानी भी संस्कृत में ही बोलते थे। तो उनके घर का एक जो माहौल था, वो बहुत ही सहज, सरल और अध्ययनशील रूप में ही मैंने उस घर के माहौल को देखा। और अगर उनके शैक्षिक क्षेत्र को हम देखें, तो उनके शैक्षिक कार्य क्षेत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो जैसे समाज वातावरण के अनुरूप करवटें बदलता है, उनका शैक्षिक कार्य क्षेत्र भी हमेशा उसी तरह से बदलता रहा। प्रारंभिक कार्य में उन्होंने बाल शिक्षा, बाल भाषा विकास पर काम किया। उस समय उन्होंने एक बार बताया मुझे कि मीरा, मैं बारबरा लस्ट के साथ कार्य कर रही हूँ, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस में, तो वो मुझे बुला रही हैं, क्या मैं जाऊँ? तो मैंने कहा कि वशनी जी, शास्त्री जी से आप राय लीजिए, आप जा सकती हैं, आप में तो योग्यता है। और उसके बाद कुछ कार्य ऐसा नहीं बन पाया जो जाएँ, लेकिन उन्होंने एक लंबे समय तक बारबरा लस्ट के साथ कार्य किया और अक्सर वो उस कार्य के बारे में हम लोग आपस में बैठ के विचार-विमर्श करते थे। क्योंकि मैं छात्रावास में थी, तो उनके साथ हमें शेयर करने में बहुत आनंद आता था। और उसके बाद एक और बहुत बड़ी विशेषता है उनकी कि 84-85 में जब उस संस्थान में हम लोग कार्य कर रहे थे साथ, 83 में मैंने जॉइन किया था रिसर्च असिस्टेंट के रूप में। तो शास्त्री जी ने कहा कि वशनी जो है, अब भाषा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सीखो वशनी। तो हमने कहा कि वशनी जी 4 साढ़े 4 बजे, उस समय ऐसा तो था नहीं कि हम 2 बजे ही संस्थान छोड़ के चले जाएँ। ठीक 4:30 बजे वशनी जी का रिक्शा नीचे आ जाता था और उस समय उन्होंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। 4:30 बजे वो कंप्यूटर सीखने जाती थी और रात को 7 बजे भगवान टॉकीज के पास ही में कंप्यूटर सीखती थी। तो उस समय से उन्होंने कंप्यूटर में जो लगन लगाई, उसके बाद भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्होंने कितना कार्य किया है, ये मल्होत्रा जी ने अभी काफ़ी विस्तार से बताया। उसके बाद वो ई-लर्निंग से जुड़ी और उस कार्य को उन्होंने, और एक हिंदी शिक्षक बंधु के रूप में उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, वो हम सब उससे परिचित हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता उस परिवार में थी कि उनके पति शास्त्री जी भी बहुत ही सहज थे और शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो हमेशा संस्थान में उन लोगों से शैक्षिक कार्य क्षेत्र में, जैसे पेपर लिखवाना है, किसी सेमिनार में भेजना है, तो शास्त्री जी हमेशा उन लोगों को का चयन करते थे जिनको संस्थान में और लोग नहीं पूछते थे। मतलब कि वो हमेशा कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे लोगों को कि नहीं तुम, मुझे याद है कि मैं उस समय शिलांग में गई हुई थी, तो शिलांग में उन्होंने मेरे पास एक पत्र भेजा और कहा उन्होंने कि मीरा, वहाँ से खासी की कुछ शब्दावली जो है किसान के कार्य के क्षेत्र में एकत्र करो और इस पर तुम्हें पेपर लिखना है। तो वशनी जी और शास्त्री जी का दोनों का ही जो जीवन रहा है, वो हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का रहा है और उनका कभी भी मैंने उनको निराश नहीं देखा, हमेशा हंसता हुआ देखा। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएं तो मैं कहती थी, वशनी जी मैं समझ गई आपकी आवाज मुझे बाहर से आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि परिवार में उन्हें कोई कभी परेशानी नहीं आई, हम लोग काफी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की बातों को शेयर करते थे। लेकिन शैक्षिक कार्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वो एक प्रकार से जैसे जीता जागता कंप्यूटर होता है जो कभी
कंप्यूटर भी कभी खराब हो सकता है, लेकिन उनके जीवन, उनका जो मस्तिष्क था, जो शैक्षिक मस्तिष्क था, वो हमेशा कुछ करना है, उसकी ओर ही हमें प्रेरित करता था। जब सबसे पहला पेपर मैंने 84 में मैं आसाम गई, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई, तो उस समय वशनी जी भी हमारे साथ गई। तो मैंने कहा, वशनी जी, मैं जिस समय पेपर पढ़ूं आप मेरे सामने रहिएगा। तो मतलब मुझे एक ऐसा विश्वास था, क्योंकि उस समय एक प्रकार से वो मेरी गुरु थी। मैं कोई भी परेशानी, एक बार मुझे डायग्नोसिया समझ में नहीं आ रहा था भाषा में, तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे समझाया। कोई भी कार्य, शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य हो, पेपर लिखने का कार्य, अभी मैंने विश्व भाषा हिंदी एक पुस्तक लिखी, उसके लिए मुझे कुछ लिखवाना था, मैंने उनको फोन किया, वशनी जी आपको मुझे लिखना है। 2 दिन के अंदर उन्होंने लिख कर दे दिया और फिर मैंने उसको पब्लिश होने के लिए भेज दिया। तो कहना चाहिए वो हम सबके लिए एक जीता जागता उदाहरण थी। और आज भी मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता है, जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जाती हूँ तो ऐसा लगता है नहीं, वशनी जी यहाँ पर हैं। तो उनके घर से कई बार वो सेमिनार्स में जाती थी, बच्चे छोटे थे, तो मुझसे कहती थी कि मीरा मैं तो जा रही हूँ, और ये विक्की छोटा था उस समय, मनु, दोनों 2 बेटे उनके छोटे थे, और उपासना बेटी थी। कहती थी, मीरा रोटी तो बन जाएगी जो खाने वाली आती है, तुम इनको आमरस निकाल कर दे देना, उससे बच्चे रोटी खा लेंगे। क्योंकि मैं भी उस समय वहां पर छात्रावास में ही रह रही थी, इतनी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप देखिए कि घर के कार्यों को नजरअंदाज करके किसी सेमिनार में जाना है, कैसे बच्चों को रखना है, उनका इंतजाम करते हुए वशनी जी अपने कार्य में लगी रही, और मुझे लगता है कि वो मृत्यु पर्यंत इन कार्यों से जुड़ी रही। और आज जहां भी वशनी जी होंगी, हम सबकी यादें उनके साथ, हमारे साथ हैं, और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद रवि कुमार जी, आपने इसमें हमें जोड़ा, और आज एक पुनः हमें अपने मित्र के साथ बात करने की आपने की। धन्यवाद। ठीक है, अब मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। नमस्कार। अनुपम जी, अपने आप को पहले अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, आपने जो वशनी जी की यादों को शेयर किया, उनके पर्सनल इंटरेक्शन, बच्चों के साथ जो आपके इंटरेक्शन हुए। अनुपम जी, काइंडली टेक इट फॉरवर्ड। जी, मैं वही कह रहा था कि मीरा जी ने अभी जिस प्रकार से वशनी जी के बारे में अपनी स्मृतियों को साझा किया इस सदन के साथ में, वो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को उजागर करने वाला था, जिस पहलू के बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं, जिसके बारे में आमतौर पर जानने के मौका नहीं मिलता है। निश्चित रूप से आपकी बातों से उनके व्यक्तित्व का जो अधिक उदात्त और मानवीय चेहरा है, अधिक जो उनके भावनात्मक पक्ष हैं, वो सामने निकल करके आए हैं, और उसने हमें एक अलग तरह की प्रेरणा दी है कि किस तरह से हम अपने कार्य क्षेत्र में और अपने पारिवारिक जीवन में तालमेल बिठा करके विषमतम परिस्थितियों में आगे बढ़ सकते हैं। मैं अब इस क्रम में आगे प्रोफेसर अश्विनी कुमार श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, और वशनी मैडम के साथ में प्रोफेसर अश्विनी श्रीवास्तव जी ने लंबे समय तक विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है, विभागाध्यक्ष के रूप में, शैक्षणिक सहयोगी के रूप में। तो हम आगे की बातों से मुखातिब होने के लिए प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी को यहाँ आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद अनुपम जी, और धन्यवाद रवि कुमार जी, जिन्होंने मैडम के साथ में प्रोफेसर अश्विनी श्रीवास्तव जी ने लंबे समय तक विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है, विभागाध्यक्ष के रूप में, शैक्षणिक सहयोगी के रूप में। तो हम आगे की बातों से मुखातिब होने के लिए प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी को यहाँ आमंत्रित करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद अनुपम जी, और धन्यवाद। आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ, ठीक है। मेरी वैष्णवी जी के साथ जो मेरा संबंध है वो शायद सबसे पुराना होगा, या जगन्नाथन जी का हमसे पुराना,
हो सकता है, क्योंकि मेरी पहचान 1968 से है वैष्णवी जी से। 52 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। और एमए भाषा विज्ञान जब मैं कर रहा था तो वैष्णवी जी सीनियर थी। एसएन मेडिकल कॉलेज में वाग दोष चिकित्सक के रूप में वैष्णवी जी भी हमसे सीनियर थी। उनके बाद ही मैंने वहाँ काम शुरू किया था 71 से लेकर के 74 तक। उसके बाद मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में आया। हम लोग हमेशा ये कहते थे कि वैष्णवी से कहते थे तुम हमेशा मुझसे सीनियर रही हो, लेकिन यहाँ पर 1974 में आके मैंने कहा कि मैं तुमसे सीनियर हो गया। तो आपस में हम लोग इस तरह की बातें चलती रहती थी। विदेशी हिंदी विभाग और भाषा प्रौद्योगिकी विभाग, ये दो ऐसे विभाग हैं जिसमें हम दोनों अदल बदल कर संभालते रहे। निदेशक की मर्जी या क्या कारण था कि हम लोग को 2 साल अगर रहते थे तो 1 साल वहां भेज दिया, उनको 2 साल वहां रही तो यहाँ भेज दिया। तो हम लोग कहते भी थे कि हम लोग को एक जगह रहकर काम करने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन खैर जो भी हो, दोनों विभाग हम दोनों ने बहुत अच्छी तरह से संभाला। भाषा प्रौद्योगिकी के लैब के लिए, लैंग्वेज लैब के लिए हम दोनों 2 बार IIIT हैदराबाद गए और वहां से सामग्री के लिए हम लोग बातचीत करने के लिए गए थे। 2-2, 3-3 दिन वहां पर रहे, काफी लोगों से बातचीत हुई थी। और लैंग्वेज लैब को बनाने में या भाषा प्रौद्योगिकी बनाने में हम दोनों का एक काफी बड़ा सहयोग रहा है। बहुत सारे पाठ भी हम लोगों ने निर्माण किए थे विदेशी विद्यार्थियों के लिए, मिलजुल कर एक दूसरे को दिखा करके देखो ये हमने बनाया है। और मैंने मॉरिशस के लिए करीब 10 पाठ बनाए थे। तो वैष्णवी जी ने सारा देखा, देखने के बाद ना कहीं सुधार की जरूरत होती थी तो कहती थी इसको ऐसे कर लो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से हम लोगों के बीच में काफी ऐसा संबंध था कि एक दूसरे के पूरक कह सकते थे। कभी भी जरूरत पड़ती थी उनको तो हमको जरूरत पड़ती थी वो, हम लोग तैयार रहते थे। सबसे जो जरूरी बात थी जो मैं बताना चाह रहा था कि 13-14 जुलाई 2007 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क यूएसए में विदेशी विश्वविद्यालय के लिए बनाए गए बीए और एमए के पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में वैष्णवी जी, मैं, जगन्नाथन जी और जायसवाल जी चारों लोग गए थे वहां पर। लैपटॉप से प्रस्तुति वैष्णवी ने दिया था और बाकी लोग, खासतौर से जगन्नाथन जी ने सारे प्रक्रिया को समझाया था। यह बहुत बड़ा काम था जिसका उल्लेख समापन समारोह के 10 बिंदुओं में किया गया था। और ये था कि केंद्रीय हिंदी संस्थान इस तरह के पाठ्यक्रम का पूरा निर्माण करेगा, जिसमें बड़े मनोयोग के साथ जगन्नाथन जी जो इसमें मौजूद हैं लगे हुए थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये वैष्णवी जी का जो ये सोचना था इस पाठ्यक्रम के बारे में, या जगन्नाथन जी का जो सोचना था इस बारे में, बीए और एमए के लिए सारा सिलेबस बना लिया था हम लोगों ने। ये सारा पाठ लिखने के कगार पे था, सारे लोगों का नाम भी हो गया था कि सारे लोग इसको लिखेंगे। और लिखने के बाद यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से क्रेडिट पद्धति के अनुसार इसको अपने हिसाब से ले लेगी। हम उसके डिटेल में नहीं जाना चाहते। लेकिन कुछ जो भी कारण बने इस तरह का कि संस्थान के द्वारा ये कार्य नहीं हुआ, फिर ये बीच में आ गया कि वार्धा और संस्थान मिल के बनाएंगे, फिर ये भी हुआ। मतलब आज तक जिस रूप में जगन्नाथन जी, मैंने या वैष्णवी जी ने सोचा था उस रूप में ये आया नहीं। इसका मुझे भी दुख रहा, वैष्णवी को भी दुख रहा। और हम लोगों ने बाद में ये भी कहा था निदेशक से कि हम दोनों को आप फिर से बुला लें, बीच बीच में जगन्नाथन जी को बुला लेंगे और इस कार्य को अलग से रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को पूरा करने दिया जाए। लेकिन जो भी बात हो नहीं कर पाए, इसका हमें हमेशा दुख रहा। तो वैष्णवी का अचानक जाना, जाने के पहले तक मैसूर के लिए जब बात हुई तो मैंने कहा मैं तो जरा तबीयत ठीक नहीं थी हमारी, तो मैंने कहा मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और फोनेटिक्स वगैरह पर कुछ क्लासेस इन्होंने वहाँ के सारे टीचर्स के लिए लिया था। 2-1 बार लिया था, उसके पहले भी लिया था और आगे तक बड़े जीवंत तरीके से लेती रही। अचानक 22 तारीख को ये सब हुआ
और जो भी हुआ वो समझ में नहीं आया डॉक्टरों को, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहे। तो बहरहाल बहुत दुखद ये मामला रहा। इतने जल्दी हाथों से फिसल जाएंगी ऐसा नहीं था। हम लोग मिलते तो रहते थे बराबर, कुछ कोरोना के वजह से जो है आना जाना सब बंद ही हो गया था, लेकिन फिर भी अचानक ये सब होने के बाद शामिल न हो पाना दुख में, तो ये एक कारण तो बनता है तकलीफ का। हमेशा के लिए यादगार तो ये रहेगी। आज जायसवाल जी से ये बात हुई थी काफी लंबी इस संबंध में, तो ये लगा कि चलिए जो भी हुआ अब हो ही गया, इसे कोई रोक तो सकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अधूरे कार्य हैं, थे और हैं, जो भाषा प्रौद्योगिकी में अब भी किए जा सकते हैं, विदेशी विभाग के लिए किया जा सकता है। और अनुपम जी इस काम को आगे बढ़ाएं तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वशनी मैडम के साथ में जो आपका शैक्षणिक और पारिवारिक अनुभव था, की जो स्मृतियां थी, उसको इस मंच के माध्यम से हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। ये सही बात है कि व्यक्ति अपने जीवन में जितनी कार्य योजनाएं तैयार करता है, वे सारी कार्य योजनाएं तमाम वजहों से पूरी नहीं होती हैं और समय के साथ में अपेक्षाएं बदलती हैं, अपेक्षाओं के साथ में उनके स्वरूप बदल जाते हैं और भी तमाम वजह होती हैं जिनकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में, हमारी कार्य योजनाओं में आते रहते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो काम अधूरे छूटे हैं उनके चिंतन से, उन्होंने जो परिकल्पनाएं की थी उनको निश्चित रूप से सामने आना चाहिए और बेहतर तरीके से सामने आना चाहिए। इसके लिए हम लोग निरंतर उद्यमशील रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। इसी क्रम में अब मैं प्रोफेसर वी.आर. जगन्नाथन जी को आमंत्रित करूंगा। जगन्नाथन सर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और वशिनी जी के साथ में उनका भी लंबा शैक्षणिक अनुभव रहा। उन्होंने बहुत भावपूर्ण टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत की थी। मैं बहुत सम्मान के साथ में वशिनी जी की स्मृतियों को साझा करने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं। सर अनम्यूट कर लें कृपया माइक को। हाँ, आवाज आ रही? जी सर, जी आपकी आवाज आ रही है। नमस्ते मित्रों। कहते हैं कि अच्छे लोग देह त्याग करते हैं, हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन वे हमारी यादों में रहते हैं। इस हिसाब से हम आज जो यादें उनको समर्पित कर रहे हैं, वे ही बताएंगे कि उनका हमारे जीवन में कितना बड़ा स्थान था, कितना महत्वपूर्ण उनका हमारे साथ संयोग था। बहुत सी बातें कही गई, उनको बहुत ज्यादा दोहराना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे अपने व्यक्तिगत संदर्भ में जो कार्य संपन्न हुए उनका थोड़ा सा जिक्र तो मुझे जरूर करना होगा। संस्थान के इतिहास में एक ऐसा समय आया जबकि संस्थान में लगता था कि सारे लोग सक्रिय हो गए हैं, बहुत सारी एकदम नए वृक्ष पनप रहे हैं और नई कोंपलें पनप रही हैं और हर व्यक्ति ने फिर संस्थान के संदर्भ में अपना अपना योगदान कहीं ना कहीं किया और उस संदर्भ में वशनी जी का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अनुभव किया कि भाषा शिक्षण को भाषा के विभिन्न स्तरों से जोड़ना बहुत आवश्यक है, तो उन्होंने भाषा अर्जन का काम शुरू किया। मीरा ने जैसे बताया, बारबरा लस्ट के साथ उन्होंने भाषा अर्जन पर काम किया। उन्होंने और सीताराम शास्त्री ने मिलकर मनोभाषा विज्ञान पर काम किया और यही नहीं बल्कि भाषाओं की त्रुटियों के विश्लेषण में रेड्डी जी का योगदान है। दिल्ली केंद्र में प्रयोजन मूलक हिंदी के साथ साथ अन्य जो
पक्ष हैं भाषा अन्य जो पक्ष हैं भाषा के अनुवाद शैली आदि, इन सब विषयों में सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया। और उस संदर्भ में वशनी जी का योगदान इस कारण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे हमेशा आगे रहती थी, तत्पर रहती थी, नया कुछ सीखना है। जब वे शादी करके आई थी से मेरे ख्याल से 67 की बात है, तब उन्होंने उस्मानिया से एमए हिंदी किया था और उन्हें आगरा आते ही अनुभव हुआ कि संस्थान में जो काम चल रहा है उसके संदर्भ में फिर भाषा के किसी न किसी पक्ष में विशेषज्ञता अर्जित करना बहुत आवश्यक है और इसी दिशा में वे फिर आगे बढ़े। व्यक्तिगत रूप से उनको मैं अपने साथ 2 काम में बहुत महत्वपूर्ण उनके योगदान के लिए याद करूंगा। हम जब हैदराबाद केंद्र में थे तो केवल नवीकरण पाठ्यक्रम में जाकर व्याख्यान दे के वापस आना हमारा काम नहीं था। हम कुछ नया करना चाहते थे, नव प्रवर्तन करना चाहते थे। तो मैंने वशनी जी से कहा कि हम लोग भाषा खेल तैयार करें और भाषा खेल को हम अपने नवीकरण पाठ्यक्रम का अंग बनाएं। तुरंत लग गई और 3-4 बहुत अच्छे भाषा खेल बनाए थे। पता नहीं अब भी वो हैदराबाद केंद्र में कहीं देखने को मिलेंगे कि नहीं। तो काम में जब लग जाती थी तो पूरे मनोयोग से काम करती थी, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता। उसके बाद फिर मेरे मेरे इग्नो से छूटने के बाद मैंने केंद्रीय हिंदी संस्थान में मानक पाठ्यक्रम के निर्माण का दायित्व लिया। करीब 5 साल तक ये काम चला। इस काम में संस्थान के बहुत से लोग जुड़े, अश्विनी जी, गोस्वामी जी और मेरे साथ सबसे ज्यादा पूरे समय लगने वाली वशनी जी। पूरे 5 साल ये काम चला। हर बैठक में उस बैठक के निर्णय और उसके बाद उसके प्रकाशन आदि की व्यवस्था, इन सब काम में उन्होंने पूरे मनोयोग से काम किया। और अश्विनी ने जो बात कही थी तो उसको मैं दूसरे ढंग से दोहराना चाहूंगा कि सच्ची श्रद्धांजलि तो उनके लिए यही होगी कि वो जो काम कर रही थी उसको हम आगे बढ़ाएं और ये आगे जब उस काम को करें तो फिर हम उन्हें बराबर याद भी करें। मेरे व्यक्तिगत काम में भी उनकी बहुत रुचि थी। मैंने प्रयोग और प्रयोग लिखा तो उसमें मुझे लगा कि मैं हैदराबाद की हिंदी पर कुछ लिखूं। उनसे बस इतना ही कहा था कि हैदराबाद की हिंदी की विशेषताओं पर मुझे आपका एक लेख चाहिए, 10-1 पन्ने का। इतने सुंदर ढंग से उन्होंने बनाया, पता नहीं हिंदी भाषी जगत ने उसको फिर जगत उसको देख पाया कि नहीं, क्योंकि वो पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी। तो बहुत अच्छा उस पर उन्होंने लिखा था हैदराबाद की हिंदी की सारी विशेषताओं का, और वो रस लेकर अपना काम करती थी, ये सबसे बड़ी विशेषता है। कभी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी मैंने, कभी किसी काम के लिए उनको ना करते हुए नहीं सुना। और ये एक विशेषता है जिसको कि हम एक प्रकार से उनकी याद में आगे बढ़ाएं और लोगों को भी इस तरह काम करने के लिए प्रेरित करें। बहुत से काम जैसे और भी हैं, बहुत से काम हैं। रेलवे के उद्घोषकों के लिए उच्चारण सुधारने का पाठ्यक्रम, वो आगे आई। भारत सरकार ने कहा कि डाकियों के लिए केवल लिपि का कार्यक्रम जिससे कि वो पता पढ़ सकें, इसमें भी वो आगे आई। तो जितने भी इस तरह के संस्थान के उन दिनों कार्यक्रम अच्छे हुए, वे सब जो हैं उसमें आप वशनी जी का कहीं नाम देख सकते हैं। उनके साथ मेरा संबंध केवल कार्य के संदर्भ में ही नहीं, पारिवारिक संबंध भी था। उनके घर में कभी भी जाता था तो बच्चों का इतना स्नेह कहीं और किसी घर में मैंने अनुभव नहीं किया। बिल्कुल अपने परिवार के बच्चे की तरह बड़े आदर से, बहुत प्यार से मिलते थे। अन्यथा लोग तो सोचते हैं पता नहीं कौन आया, पता नहीं कब तक रहेगा। नहीं, उनके यहाँ ऐसी आत्मीयता मुझे देखने को मिली, और ये सब जो है माँ बाप के कारण, उनकी परवरिश, उनके संस्कार के कारण। और मैं इस हिसाब से मैं कहूंगा कि बड़ा आदर्श परिवार था। और मीरा जी ने
जो बात कही थी उसे दूसरे ढंग से भी दोहराना चाहूंगा। काम करने और काम के संदर्भ में मिलकर काम करने के संदर्भ में भी मैं कहूंगा कि वशनी जी, मीरा जी, गीता जी और ये सब जो हैं हमेशा एक गुट के रूप में रहते थे, मिलकर काम करते थे और ये बात मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। मैं आज के इस कार्यक्रम में उनको अपने मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें चिर शांति प्रदान करें और मैं ये भी अनुभव करता हूं कि उनको हम हमेशा काम के संदर्भ में आगे याद करते रहें। रवि कुमार जी और संस्थान की तरफ से निदेशक बीना शर्मा जी सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के अच्छे कार्यक्रम को आपने आयोजित करने का संकल्प किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वशनी शर्मा जी के व्यक्तित्व और उनके कार्य को लेकर उनके समर्पण के बारे में बहुत प्रेरणादायक बातें, उनकी स्मृतियां यहाँ साझा की और जिस पारिवारिक संस्कार की आपने बात की, घर के जिस वातावरण की, उनके जो पुत्र पुत्रियां हैं उनके बारे में जो यादें आपने यहाँ पर साझा की हैं, वो सब हम लोगों को प्रेरित करती हैं और हमारे बीच में प्रोफेसर वशनी शर्मा जी के सुपुत्र डॉक्टर विक्रांत शास्त्री जी उपस्थित हो गए हैं। मैं विक्रांत जी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस सभा में, जहां हम सबकी बहुत अजीज, हम सबके लिए प्रेरणादायी वशनी जी के बारे में, उनकी स्मृतियों को साझा कर रहे हैं, आपसे हम अवश्य सुनना चाहते हैं कि एक आपका अनुभव, आप किस तरह से वशनी जी को अपने जीवन में और अपने पूरे इस परिवेश में देखते हैं। विक्रांत जी। मैं सर्वप्रथम जो भी मैं अतिथि कहूँगा जो मौजूद हैं, उनका हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने जो है हमारी मम्मी की याद में अपने इतने कीमती वक्त में से समय निकाला और बड़ा मेरे लिए जो है पहला पब्लिक एक तरह से ये है अपीयरेंस है उनके बारे में कुछ बोलने का, क्योंकि जो भी हम लोगों ने अब तक किया कोरोना की वजह से और अन्य वजहों से, वो सिर्फ एक पारिवारिक वो ही रहा जहाँ पर हम लोगों का परिवार और हमारे भैया का परिवार 5-7 लोग इकट्ठा हुए। कहीं पर भी कोई ऐसा मंच या कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पर कि हम अपनी मम्मी की याद को, जो भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मैं देखूं तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी शेल्फ लाइफ, हमारी मम्मी के साथ जो मित्रता की शेल्फ लाइफ है मेरी आयु से ज़्यादा है। मैं 1970 में पैदा हुआ हूँ। अभी जगन्नाथन अंकल ने बताया वो 67 से जानते हैं, अश्विनी अंकल ने बताया वो 68 से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा मम्मी के बारे में कुछ भी कहना इन सब लोगों का जो अनुभव है या जो उनका साथ उनका जो लगाव है वो उससे भी कम है। तो एक सुपुत्र होने के नाते मैं, मतलब एक अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, या एक ये कहा जाता है कि उसके जितने उसके मित्र होते हैं उनकी मित्रता से जो है उस व्यक्ति की पहचान होती है। तो आप देख लीजिए कि उन्होंने जिसके साथ भी मित्रता की, वो उन सबकी, उनमें बहुत सारे लोग हैं, मल्होत्रा जी भी हैं, इन सबकी शेल्फ लाइफ लगभग जो है मेरी जो है उम्र के बराबर है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत भावुक होकर बोल रहा हूँ। आप लोग सब मेरी जो इस भावुकता वाला जो पहलू है उसके लिए जो है मुझे क्षमा करेंगे। मैं, मतलब मेरे लिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। मैं पिछले 20 साल हो गए मुझे शादी होकर, और 2002 में मेरा पहला बेटा हुआ, 2008 में एक बेटी हुई। तो मैं आपको सच बताऊं कि एक
पेरेंट्स ने हम लोगों के लिए क्या किया होता है, ये हमें तब पता चलता है जब एक्चुअली हमारे घर में बच्चे होते हैं। और जब हम उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग 1968 में हमारे भैया पैदा हुए, 70 में मैं पैदा हुआ, 72 में मेरी जो छोटी बहन उपासना थी वो पैदा हुई। तो मुझे उस काल का जो जितने भी मुझे जो है अपने मम्मी-पापा से जो मुझे याद है, उस समय दोनों संस्थान में भी नहीं थे। हम 1972 के बाद जो है मम्मी संस्थान में आईं। तो एक अगर आप ये देखें कि इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी भी नहीं थी, वैसी फाइनेंशियल कुशन भी नहीं था। उसके बावजूद भी हम 3 बच्चों के जीवन में कहीं भी किसी प्रकार से जो है उन्होंने कहीं कोई कमी नहीं महसूस नहीं, जबकि एकेडमिकली इतनी एक्टिव रहती थी। लेकिन कुछ हमारे मम्मी-पापा के बीच में ये एक एक मुझे लगता है एक बड़ा टैक्टिक अंडरस्टैंडिंग थी कि मम्मी जो है वो जब मेज़ पर होंगी तो पापा किचन में होंगे, और जब पापा मेज़ पर होंगे तो मम्मी किचन में होंगी। तो हमने दोनों को एक साथ नहीं देखा। अगर मम्मी किचन सँभालती थी तो पापा कुछ लेखन का काम कर रहे होते थे, और वाइस वर्सा अगर मम्मी लेखन का कार्य कर रही होती थी तो पापा को हमने किचन में देखा। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि दोनों ही जो है बराबर की डिलीशियस जो डिशेज़ बनाते थे। पापा भी उतनी अच्छा खाना बनाते थे जितनी कि हमारी मम्मी बनाती। लेकिन मुझे मतलब बहुत एक तरह से मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है ये कहते हुए कि 2006 में रिटायर हुई, और 2006 से लेके 2013 तक एज़ एमेरिटस प्रोफ़ेसर भी उन्होंने विश्वविद्यालय संस्थान में काम किया। और उसके बाद फिर 7 साल 2013 से लेके 2020 तक वो मतलब फिर वो एमेरिटस की स्टेटस भी नहीं थी उनकी। लेकिन 2006 से लेकर 2020 के बीच में उन्होंने जो अचीव किया है, मैं बहुत मतलब मैं जितना उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ मतलब अपने मुझे मान लीजिए पिछले 40-43 सालों से, मैं बड़े उसके साथ कह सकता हूँ कि पिछले 14 सालों में उन्होंने जो लिखा, पढ़ा, भ्रमण किया, ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान को बाँटने के माध्यम ढूँढे नए-नए, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो उन्होंने पिछले बाकी जो अपने जीवन में जो काम किया था, उससे कई गुना ज़्यादा काम अंतिम 14 वर्षों में किया। और इससे ये साबित होता है कि ऐज इज़ नेवर ए बार फॉर द राइटफुल पर्सन। अगर हम लोग देखें, अभी मैं थोड़ा लेट जॉइन किया, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जैसे जगन्नाथन अंकल हैं, मल्होत्रा जी हैं, सुरेंद्र गंभीर जी हैं, अश्विनी जी हैं, ये सारे लोग मुझे लगता है कि इन्होंने ये साबित किया है कि ऐज इज़ नेवर ए बार। आदमी को ऐज तो जो है एक कैलेंडर के माध्यम से प्राप्त होती है, लेकिन जो उसकी शैक्षणिक जो सक्रियता है वो कई बार जो जो 4 कॉर्नर्स होते हैं, जिसके 4 कॉर्नर्स के बीच में वो जॉब कर रहा होता है, जब वो 4 कॉर्नर्स को छोड़कर उसके बाहर निकलता है तो उसके लिए फिर पूरी जो दुनिया होती है वो उसके लिए उड़ने का मतलब एक तरह से उसका आकाश बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा अचीव कर पाते हैं बनिस्बत कि जब वो काम करते हैं, क्योंकि काम करने में एक तो बहुत सारा वक़्त जो है उनको वो 10 टू 4 या 10 टू 5 वाले जॉब के अंदर देना पड़ता है। और जब आदमी रिटायर हो जाता है और एक तरह से जब वो व्हेन ही बिकम्स हिज़ ओन बॉस, तो उसके बाद फिर उसके पास 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए। ऐसा ही जो है मुझे मम्मी का भी याद है। मम्मी की मुझे जो मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज़ है उसमें ये थी कि वो रात को कई बार 1 बजे उठती थी, एक नॉवेल उठाती थी इंग्लिश की, क्योंकि बाद में उन्होंने बहुत सारा इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़े। और रात को 1 बजे नॉवेल उठाती थी और सुबह 4 बजे तक नॉवेल खत्म करके सो जाती थी, और सुबह उठ के बताती थी कि बेटा मैंने रात को ये पूरी नॉवेल पढ़ ली। तो बहुत सारा जो अपने लाइफ में जो उनका जो एक्सपेरिमेंटल जो फ़ेज़ है, वो फ़ेज़ उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है अचीव किया है। ये मैं नहीं कहूँगा कि जो रिटायरमेंट से पहले जैसे जगन्नाथन अंकल ने मुझे बताया कि जो उन्होंने काम किए वो उनकी अपनी जो है अपनी एक क्या कहते हैं शैक्षणिक महत्ता है। लेकिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने अंदर का जो सही मायने में जो टैलेंट है उसको एक्सप्लोर किया और उसको जो है एग्ज़िबिट किया। तो मैं तो मैं आप मतलब आई कैन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आई कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट हर फॉर आवर्स टुगेदर, लेकिन मुझे मालूम है कि समय का भी अपने आप में एक उसकी भी एक जो है सीमा है। तो मैं सब लोगों को जो है बड़े तहे दिल से जो है और परिवार की तरफ से जो है
आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने समय निकाला और हमारी मम्मी की और बहुत सारी यादें तो ऐसी थी जो कि आप लोगों के माध्यम से फिर जो है वो हम लोगों के लिए रिफ्रेश हुई, और कुछ तो ऐसी थी जो एक्सप्लोर भी हुई। चाहे वो, मुझे याद है कि जगन्नाथन अंकल ने जो लिखा था कि मेरा पहला जो परिचय हुआ वो सीताराम जी की बहू के रूप में हुआ। तो ये सारे जो उद्गार हैं ये बहुत हृदय को छूने वाले हैं, और मैं सबके प्रति जो है जिन्होंने भी अभी तक जो है अपने आभार जो अपने उद्गार व्यक्त किए, उन सबके प्रति जो हृदय से आभारी हूँ। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि आई कैन गो ऑन स्पीकिंग, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत सारे और वक्ता जो है मौजूद हैं। मुझे लगता है कि मुझे उनको भी सुनकर जो है कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को, वैसे तो मैं कभी मानता ही नहीं हूँ कि शी इज नो मोर, मैं चाहता हूँ कि मैं जो है और रिफ्रेश करूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। हिंदी समाज और जो हमारे जितने भी जो मित्रगण आए हुए हैं, ज़्यादातर सीनियर लोग हैं, तो इन सब को मैं धन्यवाद देता हूं, और कि वो लोग आए। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं विक्रांत जी का देता हूं कि इस टर्बुलेंट टाइम में भी वो अपनी मम्मी की यादों को सजोए हुए बहुत ही शांति से, कूलली बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स शेयर किए जो डे टू डे लाइफ में हम सभी को कहीं ना कहीं अपने फैमिली से, अपने घर से जोड़ता है। मुझे याद आ रहा है, मेरे पिताजी भी प्रोफेसर थे, वो गुजर गए जब मैं कनाडा में पढ़ाई कर रहा था, और अचानक से मुझे भारत आना पड़ा। और उसके बाद जो एक पेनफुल एक्सपीरियंस होता है अपने पिता का या माता का फैमिली से चला जाना अचानक, एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट होता है। और ऐसी स्थिति में जब परिवार के सदस्य एक साथ उठते बैठते हैं, समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे शेयर करते हैं अपने फीलिंग्स को, तो थोड़ा सा मन हल्का होता है। तो विक्रांत जी ने जो अपने पॉइंट्स रखे, उससे मुझे लगता है कि विक्रांत जी को थोड़ा सा हल्का महसूस तो जरूर हो रहा होगा, और थोड़ा हल्का हमें भी महसूस हो रहा है कि एटलीस्ट हमने एक ऐसी व्यक्ति को याद किया, उनको याद करते हुए एक संगोष्ठी रखी जिन्होंने हिंदी समाज के लिए, खास के हिंदी भाषा के लिए भारत में भी और विदेशों में भी जाके कार्य किया। छोटे छोटा कंट्रीब्यूशन जो हम बोलते हैं वो भी एक बहुत मायने रखता है। तो एक लंबे समय तक हम जब छोटा छोटा इनपुट देते हैं, जैसा कि जगन्नाथन सर ने कहा था, रेलवे कर्मचारियों के अनाउंसमेंट के लिए कोर्स तैयार करना, डाकिया के लिए बेसिक कोर्स तैयार करना, तो ये छोटे छोटे जो कोर्सेस होते हैं, या यूनिवर्सिटीज में जाके कोर्सेस बनाना, और फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में हिंदी को प्रमोट करने के लिए कोशिश करना, ये सारी बातें वशनी जी से सीखने को मिलती हैं। तो मैं आप सभी प्रबुद्ध लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि अगर समय मिले तो एक राइट अप, छोटी किताब भी हम निकाल सकते हैं वशनी जी की यादों में। अगर आप लोगों के पास कोई लेख हो, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करना चाहूंगा और उसको एडिट कर सकते हैं, और एक हिंदी कम्युनिटी के लिए कम से कम एक छोटा सा पब्लिकेशन तो हम ला ही सकते हैं उनकी यादों में। तो ये इस चीज का एश्योरेंस देते हुए विक्रांत जी की हिंदी समाज जो है उनको हमेशा याद रखेगा। मैं अब सुरेंद्र गंभीर जी, प्रोफेसर जो यूएस बेस्ड हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। उससे अंत में फिर डॉक्टर स्नेह ठाकुर, चेयरपर्सन है विचारक मंच की, और उन्होंने भी लगभग 70-80 किताबें लिखी हैं, कनाडा में रह के लगभग 50 साल से वहीं रह रही हैं, लेकिन जो जुड़ाव है उनका भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, क्रिटिकल थिंकिंग के प्रति, रैशनल अप्रोच के प्रति, वो हमें हिंदी की ओर आकर्षित करती है। उन्होंने बहुत
उनको बहुत दुख हुआ जब वैष्णवी जी के बारे में उन्होंने सुना। तो उनको बुलाने से पहले मैं प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी को बुलाना चाहूंगा। गंभीर सर, प्लीज। पहले आपको, हाँ जी रवि जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही है सर। ठीक है। सबको नमस्कार। रवि जी के बारे में, वैष्णवी जी के बारे में, रवि जी के बारे में, वैष्णवी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। वैष्णवी जी से मेरा संबंध पिछले लगभग 10-12 वर्षों से था और 2 परियोजनाएं मेरी थी जिसके अंदर उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक परियोजना थी बिजनेस हिंदी के बारे में। बिजनेस हिंदी के बारे में लगभग 800 पृष्ठों का ये मेरा कार्यक्रम था जो पूरा हो चुका है, और उसमें वैष्णवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो सामग्री भारत से आनी थी उसको बहुत परिश्रम के साथ, बड़े मनोयोग के साथ उन्होंने संचित किया और मुझे भेजती रहीं, और उस पर हमने काम किया हमने। तो ये बिजनेस हिंदी का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और एक और कार्यक्रम, एक पुस्तक प्रकाशित हुई पिछले 3-4 वर्षों में, प्रवासी भारत में हिंदी की कहानी। ये उसमें वो सह संपादिका थी मेरे साथ। उसमें बहुत से विद्वानों के लेख थे उसमें, और उन लेखों को मैंने भी पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ा, और उनकी जो इनपुट मुझे आती थी वो बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती थी, और उसके अनुसार हमने सब लेखों को सुधारा और ठीक किया उनको, और उसके बाद पुस्तक के रूप में, पुस्तक का आकार देने में हमें सफलता मिली। तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। तीसरी बात जो मेरे मन में आती है वैष्णवी जी के बारे में, कि यहाँ हमारा कार्यक्रम चल रहा था एक स्टार टॉक के नाम से। स्टार टॉक का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान है। तो उसमें एक समर में कार्यक्रम चल रहा था मेरे निर्देशन में, तो उसमें वो आना चाहती थी, तो हमने उनको आमंत्रित किया और वो यहाँ रहीं। और उसमें जो शिक्षण सामग्री और शिक्षण जो प्रणाली का हम प्रयोग करते थे उसकी बड़ी विशद चर्चा वो हर दिन के बाद मेरे से करती थी वो। तो वो लगा कि उनकी कितनी रुचि है हर चीज़ के अंदर, छोटी छोटी बातों में वो पूछती थी कि ये आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो वो सब बातें जो है सारी, उसका समय नहीं है इस समय मेरे पास इस समय कि आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, लेकिन भाषा शिक्षण के बारे में उनकी जो बड़ी गहन रुचि थी वो, उसका भी परिचय मुझे उन दिनों में मिला, जो हमारे साथ यहाँ पर कई सप्ताह तक उस कार्यक्रम में हमारे साथ रहीं। और चौथी और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार मैं आगरा में था केंद्रीय हिंदी संस्थान के निमंत्रण पर एक व्याख्यान के लिए, तो उस समय उन्होंने ये आग्रह किया कि मैं उनके घर में रहूं। तो मैंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो कह लगे नहीं नहीं आपको हमारे यहाँ ही रहना है। तो उस स्नेहपूर्ण बड़े आग्रह को मैं टाल नहीं सका और एक दिन उनके यहाँ रहने का मुझे अवसर मिला। लेकिन वो अवसर बहुत अच्छा अवसर था, अवसर नहीं सुअवसर था वो। उनके घर में जो मैंने बड़ा एक स्नेह सिंचित और स्नेह का संचार देखा मैंने सब लोगों के बीच में, 3 पीढ़ियों के बीच में, वो बड़ा अद्भुत था बिल्कुल। एक शैक्षिक भी था और उसमें संगीत भी था। उसमें उनके बच्चों के, मैंने देखा कि बच्चों का जो संगीत में जो उनकी रुचि है, उन्होंने कुछ गाकर भी मुझे सुनाया, ऐसा याद है मुझे। तो वो सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि 3 पीढ़ियों के साथ किस प्रकार का आपस में एक स्नेह सिंचित संबंध बना हुआ है और किस प्रकार से स्नेह के साथ सब बच्चों का पालन पोषण हो रहा है यहाँ पर। तो वो उससे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला कुछ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बिल्कुल, जिससे मैं समझता हूँ कि वैष्णवी जी एक बहुत अच्छी विदुषी थी। बहुत उनका
योगदान था पूरे हमारे भाषा क्षेत्र के अंदर। तो इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। और मुझे याद है कि अंतिम समय में जब डॉक्टर विक्रांत शास्त्री ने मुझे चित्र भेजा कि जब वो अस्पताल से घर आ गए थे तो वहाँ बिस्तर पर लेटे हुए वो हंस रही थी, वो बिल्कुल उनका जो स्मित वदन जो था, उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा, चाहे वो बीमार थी या बीमार नहीं थी, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और मैंने अभी जब विक्रांत जी बोल रहे थे तो पीछे जो चित्र लटका हुआ था वैष्णवी जी का, उसमें भी उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल मुस्कुराहट से भरा हुआ था बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, बड़ा सरल सहज उनका स्वभाव, मुस्कुराता हुआ चेहरा और वैदुष्यपूर्ण जो उनका सारा योगदान हमारे क्षेत्र में रहा, वो सबको स्मरण करते हुए उनके चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरीके से वैष्णवी जी के बारे में बताया और कैसे वो अमेरिका गई और फिर आप भी आए, उनके घर में रुके, बच्चों से इंटरेक्ट किया। और देखिए इस तरह के जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस लिया है, आप सबसे बहुत छोटा हूँ, आपके बच्चों की उम्र का हूँ, तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर, एज ए लिंग्विस्ट, हम लोग एटलीस्ट इतना तो जरूर कर पाते हैं एज ए लिंग्विस्ट कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और मौका मिलता है, एक जो ह्यूमन रिलेशन है वो डेवलप करते हैं। जब कभी भी किसी कॉन्फ्रेंस में गए, किसी समाज में गए जहाँ पे हमारा लेक्चर देते हैं, मीटिंग करते हैं, तो जो मिलने के बाद जो सौहार्द मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका एक मजा ही अलग है। वो पैसा कमाने से नहीं मिलता है, बट जो सेटिस्फैक्शन जब हम ह्यूमन रिलेशंस बनाते हैं उस समय जो मिलता है, उसमें एक अलग मजा है। तो गंभीर सर ने जिस तरीके से बताया कि कैसे वैष्णवी जी वहाँ आई और एक ह्यूमन लिंक बना और फिर उसी से तो समाज विकसित होता है। फिर गंभीर सर वापस आगरा आए, वैष्णवी जी के घर में रुके, बच्चों से इंटरेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो कार्यक्रम है, इंटरेक्शन बढ़ाना, वो और थोड़ा अगर हम हिंदी भाषी लोग जो हिंदी को प्रमोट करने वाले हैं खास के, वो थोड़ा बढ़ाएं, तो जो कल्पना वैष्णवी जी ने किया या और जो हमारे बुजुर्ग करते हैं हिंदू को लेके, उसमें शायद कुछ और डायनेमिज्म आ जाए। इससे पहले कि मैं डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी को बुलाऊं आज के अंतिम समापन के लिए, अगर कोई और वक्ता या वैष्णवी जी के मित्र, शुभचिंतक कुछ शेयर करना चाहें तो फ्लोर ओपन है। और उसके बाद फिर समापन के लिए मैं स्नेह ठाकुर जी को बुलाऊंगा। हमारे पास लगभग टोटल समझिए 10 मिनट है, इससे ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगा। हैदराबाद से नीरजा जी हैं तो उनको जरूर आमंत्रित कीजिए, क्योंकि दक्षिण से उनका संपर्क नीरजा के माध्यम से बना रहा अंत तक, संभव हो तो। बैड लक ये है कि नीरजा जी ने मैसेज किया है कि वो हॉस्पिटल में है, तो कहीं अटक गई हैं तो वो नहीं आ पाएंगी अभी। ठीक है, उन्होंने कोशिश तो किया था, लेकिन अब फ्लोर ओपन है। अगर कोई कमेंट करना चाहें, कुछ बोलना चाहें, कुछ शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं बिफोर वी गो फॉर क्लोजिंग। सर यहाँ राहुल चतुर्वेदी जी हमें वक्ताओं की श्रेणी में दिखाई दे रहे हैं। राहुल चतुर्वेदी जी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, हाँ, तो राहुल जी अपने विचार दे सकते हैं। प्लीज राहुल जी, उनको हम आमंत्रित करते हैं। राहुल चतुर्वेदी जी का थोड़ा सा बता दें कि पोजीशन क्या है, कहाँ काम करते हैं। जी नमस्कार। मैं सर जो डॉक्टर विक्रांत शास्त्री हैं, मैं उनके साथ में उत्तम इंस्टीट्यूट में हूँ। ओके, ठीक है, धन्यवाद। Although I was not invited for this
webinar or this meeting. लेकिन क्या है कि since we started late in the we started मतलब ऑफिस से घर से आते समय क्या है कि मैंने अपने मोबाइल पे इसको मैंने शुरू कर दिया था, तो बहुत ज्यादा तो उनसे मैम से इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जितना भी जो भी कुछ थोड़ा सा जो जानते हैं वो ये है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में उनकी एक पहचान थी और वो सर बताते रहते थे, डॉक्टर शास्त्री बताते रहते थे उनके बारे में, और कुछ एक बार उनसे मुलाकात का भी मौका मिला। हाँ, मतलब डॉक्टर शास्त्री से मतलब है विक्रांत शास्त्री, डॉक्टर विक्रांत शास्त्री। ठीक ठीक। हाँ। जी जी जी, तो बस इतना इंटरेक्शन है। लेकिन अब एक्चुअली अभी मम्मी के साथ ही बैठा हुआ हूँ और मेरी मम्मी भी क्या है कि लगभग सेम एज ग्रुप की हैं, शी इज ऑल्सो 76 ईयर्स ऑफ एज, तो थोड़ा बहुत क्या है उनसे भी मुलाकात है। तो अभी तो बस ड्राइव करते करते मैं बस मोबाइल में बस आप लोगों को मैं सुन रहा था, और सुनते सुनते क्या है कि जब मैं घर में आया तो मैंने मोबाइल अपनी मम्मी को पकड़ा दिया कि जस्ट टू लिसन टू ऑल दिस, और थोड़ा सा क्या है कि बस इंटरेक्शन हो, थोड़ा सा उनके बारे में जाने, बस दिस इज व्हाट मतलब जो थोड़ी सी उनके बारे में जो जानकारी है और जो एनरिच जो करना चाह रहे थे अपने आप को, बस दिस वाज द पर्पस दैट वी जॉइंड। अच्छा, मम्मी मेरी जो बोलना चाहती हैं, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल, बुलवाइए। नमस्कार। राहुल की सर। मम्मी जी। मेरा नाम कुमुद चतुर्वेदी है और मेरी भी मुलाकात डॉक्टर विक्रांत शास्त्री के जरिए उनसे एक दो बार क्षणिक मुलाकात ही हुई थी, ज्यादा मतलब नहीं पाए थे। हालांकि मन में बहुत उत्साह था उनसे मिलने का, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक बार उनके साथ हम लोग दिल्ली भी गए थे, वो कहीं बाहर जा रही थी, इतनी मतलब सद्भाषी और इतनी सज्जन लेडी मैंने दूसरी नहीं देखी। आगरा से लेके दिल्ली के रास्ते तक हम लोगों की जो बातचीत हुई है वो आज तक मेरे दिमाग में घूमती है। इतना मतलब सज्जन थी और इतनी उनकी क्या कहें कि बच्चों की तरह से बिल्कुल व्यवहार था। जब वो एयरपोर्ट पे हम लोगों ने उनको उतारा है तो बेचारी सामान लेके फौरन वो उतरी हैं और एकदम गेट की तरफ बढ़ी। मेरा ध्यान में एकदम बगल से सीट पे गया तो देखा उनका बैग रखा हुआ था। मैंने एकदम राहुल से कहा, मैंने राहुल आंटी का बैग छूट गया है। राहुल ने फौरन उतर के उन्हें आवाज लगाई, लौट के आई और बड़ा मतलब मुस्कुरा के मेरे गले मिली, बोले कि सारा मेरा तो पासपोर्ट वगैरह सब इसी में था, बताइए बैग छूट जाता तो फिर क्या होता। हम लोग भी उस समय बाहर जा रहे थे, लेकिन उस समय उनकी जो सज्जनता देखी, वाकई में हम लोग बहुत उस समय के बाद उनसे मिलने का बहुत हमारा मन था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बस ईश्वर से प्रार्थना बस यही करती हूँ कि भगवान उन्हें शांति दे बस। हालांकि मेरा उनका हॉस्पिटल में देखने जाने का काफी मन था, लेकिन सिर्फ कोरोना की वजह से जाने का नहीं हो पाया और सब लोगों ने भी मना कर दिया कि रहने दो, आपकी एज इस तरह की नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जा सकें। इस वजह से उनसे अंतिम मुलाकात ही नहीं हो पाई। लेकिन जो उनकी यादें हैं, 2-3 बार की जो क्षणिक मुलाकात है, वो मुझे मेरे दिल में अभी तक बसी हुई है। इससे आगे बस मैं और कुछ नहीं कह सकती। भगवान उनकी शांति दे ईश्वर, और सब उनके परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति दे ईश्वर। नमस्कार। अनुपम, अब बताओ हम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय दिया और वर्षिनी जी के साथ जो इमोशनली जो आपने कनेक्ट होने का जो काम किया, उनके विचार, उनके आचरण, वो सब आपको इम्प्रेस करता रहा और हम सब भी ऐसे ही इम्प्रेस्ड हुए उनसे, और इसीलिए परहैप्स आज हम लोग जमा हुए और
आपकी बात से ये लगता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थी, खास कि उनकी जो सिंप्लिसिटी जिसको हम बोलते हैं उससे, और परिवार के जितने भी मित्र सदस्य हैं उन सबको मैं अपने तरफ से और हिंदी समाज की तरफ से, केंद्रीय संस्थान की तरफ से और विचारक मंच की तरफ से, मॉडलिंग वा की तरफ से, इंडियन ट्रांसलेटर्स एसोसिएशन के तरफ से, सब के तरफ से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वशनी जी जहां भी रहें शांति से रहें और अपने पॉजिटिव एनर्जी को फैलाते रहें, और अब तक जो उन्होंने सुगंध जो हम लोगों को दिया है वो मन में तो हमेशा बसी रहेंगी, इसकी तो हम गारंटी दे सकते हैं। तो इन सब के साथ मैं स्नेह जी को इनवाइट करना चाहूंगा। स्नेह जी अगर आप हैं तो प्लीज आ जाएं। जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी। जी, तो धन्यवाद रवि जी। स्नेह जी आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन कैमरा शायद ऑफ है, अगर आप चाहें तो ऑन कर सकती हैं उसको। अभी कोशिश करती हूँ। अब ठीक है? हाँ जी ठीक है जी। ओके, सो धन्यवाद रवि जी। और सभी वक्ताओं ने बहुत ही भावपूर्ण भावनाओं से वशनी जी के बारे में अपनी अपनी बात कही। हालांकि प्रोफेसर वशनी शर्मा जी अब हमारे बीच दैहिक रूप से नहीं है, पर अशरीरी रूप से अपने कर्मों की पहचान द्वारा वे हमारे बीच हैं। वास्तव में वो एक ऐसी शख्सियत है जो अपने योगदानी रूप में हम सबके साथ सदा ही बनी रहेंगी। आप सबका उनसे संपर्क मेरी अपेक्षा कहीं ज्यादा था। कनाडा में रहने के कारण मेरा उनसे संपर्क बहुत अधिक तो नहीं रहा। 2-3 बार केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में मुझे बुलाया गया था, तब उनसे परिचय हुआ और हर मुलाकात उनके विचारों से, उनकी कर्मशीलता से प्रभावित करती चली गई। और आखिरी बार उनसे ARSP के प्रोग्राम में जब मुझे कनाडा से बुलाया गया था तब मिली थी। बल्कि उस मुलाकात का श्रेय तो रवि जी को ही जाता है, और तब हम तीनों बड़ी देर तक साथ रहे, खूब चर्चा परिचर्चा हुई। वशनी जी के व्यक्तित्व का सादगीपन और उनके उच्च विचार, उनका हिंदी के प्रति लगाव, उसके प्रति समर्पण आपको बरबस अपनी ओर खींच लेता है। एक सौम्य, शालीन, हिंदी के प्रति समर्पित, निष्ठावान विदुषी वशनी जी को विचारक मंच के प्रणेता के रूप में एवं हिंदी सेंटर के संरक्षक के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और रवि जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार का आयोजन कर आप सबको आमंत्रित किया। आप सभी को एवं श्रोतागणों को वशनी जी की आत्मा को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गीता के अध्याय 2 के 24वें श्लोक से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। मेरी संस्कृत यहाँ 50 सालों में रहकर उतनी अच्छी नहीं रह गई है, तो अगर कोई उच्चारण उचित ना हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दिया जाए। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष एवच नित्य है सर्वगत है स्थाणु रचलो अयम सनातन। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेह और निसंदेह अशोष है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहाँ भी वशनी जी होंगी, जिस भी रूप में होंगी, उनकी आत्मा सदैव ही हम सबके साथ जुड़ी रहेगी और हम सबको प्रेरित करती रहेगी कि जो भी काम उन्होंने चलाया है उसे आगे बढ़ाते रहें।
अनुपम जी आप दिख रहे हैं, बहुत समय पहले आपसे मिली थी जब राष्ट्रपति के उसमें आई थी, और हमारे श्रीवास्तव जी और गोस्वामी जी और बहुत अन्य व्यक्तियों से, उनके पुत्र से जो कुछ भी हम लोग को सुनने को मिला वो हमारा सौभाग्य था। उन जैसी शख्सियत का आपसे एक बार मिलना ही बहुत है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हुए ओम शांति 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 कहना चाहेंगे। रवि जी आप। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं अब क्लोज करने के लिए अनुपम जी को याद करता हूं और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। रवि मैं एक मिनट रवि एक बात कहना चाहूंगा जी। शुरू में आपने समय सीमाएं बांधी तो मैं कुछ बातें, मुझे लगता है कि ये उनको श्रद्धांजलि देने के संबंध में कुछ बातें बहुत ही संक्षेप में 2-4 शब्दों में कहना चाहूंगा, क्योंकि वशिनी जी का परिवार इतना बड़ा है और खासतौर पे हिंदी शिक्षा बंधु के माध्यम से इतना व्यापक हो गया था, तो मैं ये चाहूंगा कि हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए विधिवत, ये ठीक है आप अपनी पुस्तक निकालें वो अपनी जगह पर है, लेकिन संस्थान के माध्यम से भी हमें कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो उनके बहुत प्रिय कार्य हुआ करते थे। जैसे अभी भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अश्विनी जी ने बहुत चर्चा की एक तरह से, अब ये समय आ गया संयोग से कि ऑनलाइन शिक्षण का जमाना आ गया, तो ऐसा लगता है जिसका सपना वशनी जी इतने बरसों पहले या अश्विनी जी भी उस जमाने में देखा करते होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक थे, तो वो वास्तव में साकार अनायास हो गया है। हालांकि कोरोना तो संकट बना, लेकिन ये एक तरह से अवसर के रूप में हमारे सामने आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो एक एडुटेनमेंट की एक परिकल्पना वशनी जी ने की थी, मैं बीना जी पता नहीं है कि नहीं अभी, लेकिन अनुपम है उनके प्रतिनिधि के रूप में, मैं चाहूंगा कि इसको विधिवत एक पाठ्यक्रम के रूप में हम लोग संजोएं, क्योंकि अभी तक मेरी कल दक्षिण अफ्रीका में एक कार्यक्रम हो रहा था, मैंने बात की, हर आदमी मनोरंजन से आगे फिल्मों को देख ही नहीं पाता है, उसको शिक्षण तक ले जाने का जो संकल्प था वशनी जी और हम लोग ने कई कार्यक्रम बनाए थे, पाठ्यक्रम बनाए थे, लेकिन मैं चाहूंगा अगर संस्थान उसको उस जिम्मेदारी को ले ले और हमारे साथ और भी बात मैं कहूँ 2-3 बातें और, एक जो अपने संयोग से 2 व्यक्ति हमारे पास इस बीच में प्रोफेसर गंभीर और जगन्नाथन जी, वो हमारे साथ हमेशा निकष के साथ जुड़े रहे। निकष की परिकल्पना को साकार करने का दायित्व भी वशनी जी के प्रति एक श्रद्धांजलि हो। एक और मानक पाठ्यक्रम की जिस चर्चा की प्रोफेसर जगन्नाथन ने, और सचमुच जिसने 5 वर्ष आपने कहा कि उस समय लगाए, लेकिन उससे जब भी मिलते थे तो उसी की चर्चा करते थे। तो मैं समझता हूँ 3 सूत्री कार्यक्रम एक उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में हम रखें, और मैं इसको लिखित रूप में भी प्रस्ताव अपना भेजूंगा। मैं चाहूंगा कि एक प्रस्ताव की एक निष्पत्ति के रूप में इस चीज को रखें ताकि इस पे गंभीरता से कुछ न कुछ कार्य हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा सर। आपने प्रोफेसर वशनी शर्मा जी की स्मृतियों को किस तरह हम सकारात्मक रूप से संचित कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से वास्तविक रूप में श्रद्धांजलि दे सकते हैं, इसके 3 सूत्र वाक्य हमें दिए। मैं इसके साथ ही प्रोफेसर स्नेह ठाकुर जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बात रखी प्रोफेसर वशनी शर्मा जी के संबंध में, अपना जो नजरिया है और अपनी जो श्रद्धांजलि है वो व्यक्त की, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आपने अंत में गीता के श्लोक से जो बात कही वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा का सार है। मैं वशनी जी को याद करते हुए अक्सर जैसे कई बार उनके साथ यात्राएं की, तो उनके व्यक्तित्व का एक जो और दूसरा पहलू था कि वो दक्कनी हिंदी की, हिंदी उर्दू की जो साझी रिवायत है उसकी बात करती थी। तो मैं उसी परंपरा से गालिब के एक शेर के साथ में उनको याद करना चाहूंगा। गालिब का शेर कुछ यूं है कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो वशनी जी का पूरा जो व्यक्तित्व है, पूरा जो कृतित्व है, वो हमें ये दर्शाता है कि हम अपने जीवन के तमाम झंझावातों से, जीवन की विषमतम परिस्थितियों से जूझते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए और मुस्कुराते हुए किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और उस रोशनी के दायरे तक, उस रोशनी के दरिया तक पहुंच सकते हैं जहां आकर के आज हम एक भावभीनी संगम के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, प्रोफेसर वशनी शर्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। निश्चित रूप से आज जो विद्वान वक्ताओं का
पैनल है, यहाँ जो गुरुजन उपस्थित हैं, उस श्रेणी में मैं उम्र के लिहाज से सबसे छोटा हूँ। मेरा वशनी जी से बहुत लंबा नहीं, बहुत गहन नहीं, लेकिन सघन जुड़ाव अवश्य था, आत्मीयता के स्तर पर और शैक्षणिक आत्मीयता कहिए या व्यक्तिगत आत्मीयता। एक सहृदय व्यक्ति, एक सुयोग्य शिक्षक और धुन और हुनर की पक्की रचयिता के रूप में मैंने उनको हमेशा देखा और जाना, और उसको कई मौकों पर महसूस भी किया। सबको साथ लेकर चलना और सबको मान देकर सुनना उनकी विशेषता थी। ये विशेषता, माफ कीजिए, लेकिन हमारे एकेडमिक्स में अब धीरे धीरे कम हो रही है कि हम अपनी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की बात सुनने का ना तो हमारे अंदर धैर्य होता है, ना हमारे अंदर उस तरह की गुंजाइश होती है। ये चीज हमें वशनी जी से हमेशा सीखने को मिलती है कि कोई व्यक्ति आपसे भले ही उम्र में, अनुभव में कितना छोटा हो, उसकी बात को सम्मान देकर, ध्यान देकर किस तरह से सुना जाए और उसमें से चिंतन के सही सूत्रों को निकाल करके आगे बढ़ा जाए, और उसके चिंतन में यदि कहीं कोई कमी है या उसे कहीं परिष्कार की जरूरत है तो उसको भी इंगित किया जाए। वशनी जी स्पीच पैथोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, बालकों के भाषार्जन जैसे सैद्धांतिक भाषा विज्ञान के विषयों से जुड़ी रही और बाद में अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से लेकर के कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और फिल्म एप्रिसिएशन आदि तमाम जो बिल्कुल जीवंत विषय हैं, वहां तक उन्होंने अपने शैक्षणिक यात्रा को बरकरार रखा और हम सबको अपने कृतित्व से रोशनी प्रदान की। उनके जाने के बाद में सूचना और भाषा प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से जो हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उसको मैं सार रूप में यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा। सूचना और भाषा प्रौद्योगिकी विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर वशनी शर्मा जी का अवसान हिंदी की उस समावेशी परंपरा की क्षति है जो भाषाई अहम मान्यताओं से ऊपर उठकर भारतीय भाषाओं के साझे सूत्रों के साथ हिंदी के बहुआयामी विकास का सपना संजोकर आगे बढ़ती है। संस्थान में वशनी जी इसकी एक मजबूत कड़ी की तरह थीं, जो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान और भाषा शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्पेस बनाते हुए हिंदी के उन्नयन का उत्साही संसार रचती रहीं। संस्थानिक क्यूबिकल से लेकर हिंदी के वैश्विक मंचों तक उनकी उपस्थिति समान रूप से दर्ज होती रही। अब वे इतिहास का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी जिंदा दिली हमेशा हम सबके मनों को रोशन करती रहेगी, रोशनी बनकर इसमें हमेशा जिंदा रहेगी। आज इन्हीं श्रद्धा सुमन के साथ में मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर रवि कुमार जी के साथ में आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं जो गुरुजन इस मंच पर उपस्थित हैं श्रद्धांजलि के साथ में, और YouTube चैनल के माध्यम से जो हमारे बड़ी संख्या में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उस शख्सियत को नमन करने के लिए, उनकी स्मृतियों को स्मरण करने के लिए आज हम जुड़े, और उनके व्यक्तित्व के तमाम पहलुओं को जानकर हम उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इस यात्रा में व्यक्तिगत रूप से हम सब कार्य करेंगे, संस्था के स्तर पर, केंद्रीय हिंदी संस्थान के स्तर पर जो भी संभव होगा वह कार्य भी अवश्य होगा, और इस यात्रा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और जो दिशा सूत्र यहाँ इस मंच से प्रदान किए गए हैं वो अवश्य साकार होकर के सामने आएंगे। मैंने अक्सर देखा और वो कई बार कहती थी, अनुपम ये जो ऑनलाइन हिंदी का सपना है इसको हमें जरूर पूरा करना है। और आज इस आपदा के समय में परिस्थितिवश कहिए या किसी भी तरीके से ये अवसर अब आ गया है कि ये सपना बहुत जल्द साकार होने जा रहा है। प्रोफेसर जगन्नाथन जी, प्रोफेसर विजय मल्होत्रा जी और अश्विनी सर और तमाम जो यहाँ पर गुरुजन उपस्थित हैं और जो यहाँ नहीं भी हैं, उन सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसके लिए संस्थान को अवश्य मिलेगा और हम इस सपने को जरूर साकार करेंगे। इसी बात के साथ मैं प्रोफेसर वशनी शर्मा जी को एक बार फिर से नमन करते हुए उनकी स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम लोग जल्द। थैंक यू। हाँ रवि कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा
ऐसे मंच से आज आपने वशनी जी को याद किया कि बहुत लंबे समय के बाद आज पूर्ण रूप से वशनी जी को आपने स्थापित कर दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद रवि कुमार जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। मिलते हैं। बहुत अच्छा रवि, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुपम जी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।